गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम थे लिवरेजेस चैप्टर पर और हम यहाँ पर सीख रहे थे ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। दोस्तों, ऑपरेटिंग लिवरेज ये रहा आपकी आंखों के सामने। बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या होता है? जितना हमारा सेल्स बढ़ता है, क्या उतना ही हमारा ऑपरेटिंग इनकम बढ़ता है या उससे ज्यादा बढ़ता है? और इस ज्यादा बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं? टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ, एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफाई मतलब समझते हैं? एम्प्लीफायर है ना, जो साउंड में एम्प्लीफायर का मतलब क्या होता है? बढ़ाता है साउंड को। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। और ये क्यों होता है? ये क्यों ऑपरेटिंग इनकम एम्प्लीफाई हो गई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ fixed cost in the cost structure. So operating leverage is the amplification of operating income due to the presence of fixed cost in the cost structure. ठीक है दोस्तों, आखिर इसे मेजर कैसे करें इस ऑपरेटिंग लेवरेज को? तो इसके कुल मिलाकर हमारे पास 3 फॉर्मूलाज। सबसे पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज वाला, जिसमें हम ये देखते हैं कि आखिर सेल्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है और सेल्स में चेंज होने की वजह से ऑपरेटिंग इनकम में आखिर कितना चेंज हुआ है। तो यहां देखा 20 के चेंज के बदले में यहां कितना चेंज हो गया? 60, यानी कितना टाइम्स चेंज हो गया? 3 टाइम्स। दैट्स द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL। फॉर्मूला क्या होगा बताइए? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, यही आंसर निकालने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है और वो होता है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का सेकंड फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इसका मैंने कोडवर्ड क्या बताया था कि जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा हो, उसके एक ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय उसके एक नीचे का नंबर। सो 100 का सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40, यानी कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 60। सो कंट्रीब्यूशन 60 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम 20, यू गेट द सेम आंसर। कितना? 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, इस डेटा पर हमने ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करा तो आंसर कितना आया? 3 टाइम्स। क्या मैं इस वाले डेटा पर कैलकुलेट करूंगा तो आंसर 3 आएगा या अलग आएगा? अलग आएगा। और जनरली स्पीकिंग आंसर अब 3 से बड़ा आएगा या आंसर अब 3 से छोटा आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सेल्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जा रहा है। और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा तो बिजनेस की रिस्क कम हो जाएगी। DOL है ही क्या? measurement of business risk, and as MOS increases, business risk decreases. So DOL being a measure of business risk also decreases. So there is an inverse relationship between, किन दो के बीच में inverse relationship है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसलिए एक और फॉर्मूला बन गया। क्या है वो तीसरा फॉर्मूला? DOL इक्वल्स टू 1 अपॉन MOS परसेंटेज। तीनों फॉर्मूला से दोस्तों आंसर सेम आता है। ठीक है, ये हमने कवर करा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ना शुरू किया था किसके बारे में? फाइनेंशियल लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज में हमने देखा था कि फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कि अगर एबिट में चेंज आया तो फिर शेयर होल्डर्स की कमाई में आखिर कितना चेंज आएगा। तो अगर एबिट में 20% का चेंज है और शेयर होल्डर्स की कमाई में 40% का चेंज है, मतलब देयर इज अ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, अगर एबिट में 20% का चेंज है और ऑपरेटिंग इनकम 175% से बढ़ गई है, मतलब देयर इज अ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ कितना? 8.75 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला इस नाते क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EAES या फिर परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये सब क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि देखो क्या रिलेशन है ना, उधर इतना इंपैक्ट डाला, उधर इतना हमने एफर्ट डाला, तो उधर कितना इंपैक्ट आया, ये यही बता रहे हैं ना। ये जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स, ये भी तो ऐसे ही देखते हैं कि अगर इधर इतना प्रेशर लगाया तो उधर आखिर क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही हमने इधर सेल्स में जोर लगाया, एफर्ट लगाया, ठीक है, हमें उधर नतीजे क्या मिले। तो सेल्स में एफर्ट लगाने से एबिट पर क्या इंपैक्ट होता है? ये ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ। एबिट में चेंज होने की वजह से EAES या EPS में कितना
चेंज हुआ, ये कौन बताता है? फाइनेंशियल लेवरेज। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला समझ में आया परसेंटेज वाला? हाँ। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का ये वाला बताओ, ये एक और दूसरा फॉर्मूला भी बताओ, क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में ना वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि क्या सिर्फ डेट है या फिर डेट और प्रेफरेंस दोनों है। अगर सिर्फ डेट है तो फिर तो फॉर्मूला बहुत आसान है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लेवरेज आ रहा है उसके एक ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय उसके एक नीचे का नंबर, यानी एबिट अपॉन ईबीटी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में डेट भी है, ठीक है, और आपकी जिंदगी में प्रेफरेंस भी है, तो फिर उसमें बीच में ये दोस्तों कबाब में हड्डी बनता है, कौन? टैक्स। तो अब मालूम फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है एबिट अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। 1 माइनस टी सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के डिनोमिनेटर। कारण भी आपको क्लियर है, क्योंकि फिर ब्लड ग्रुप में स्मैश हो जाता ना दोस्तों, ये प्री टैक्स, ये प्री टैक्स, ये प्री टैक्स, इसको भी हमने क्या बना दिया? प्री टैक्स, एंड वी गॉट द सेम आंसर। ठीक है, यहां पर दोस्तों ये हमने देखा कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के आखिर फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, अपने सामान्य ज्ञान से बताइएगा दोस्तों, अगर किसी कंपनी की जिंदगी में ना कोई डेट है, ना कोई प्रेफरेंस, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग, तो बताइए क्या उसमें कोई फाइनेंशियल लेवरेज का एडवांटेज मिलेगा? नहीं। मालूम ऐसी कंपनीज में क्या होगा? जितने परसेंट से एबिट बढ़ेगा ना, बस उतने ही परसेंटेज से इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ऐसे केसेस में उनका डीएफएल यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स। ठीक है, लेकिन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आप जैसे जैसे डेट और प्रेफरेंस का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, अरे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ ना, कैपिटल स्ट्रक्चर ने समझते हैं क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता? मान लो मुझे 100 करोड़ रुपए रेज करने, कोई सा भी मुझे मान लो बिजनेस करना है और 100 करोड़ रुपए रेज करने, मैंने पूरे 100 करोड़ खुद नहीं लगा दिए इक्विटी ने, तो कोई फाइनेंशियल लेवरेज का एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्या करा, 25 करोड़ तो खुद के लगा और 75 करोड़ रुपए मैंने डेट और प्रेफरेंस से रेज कर ली। अब फायदा क्या होगा? बिजनेस में लगेंगे तो 100 करोड़, बिजनेस रिटर्न तो किस पर देगा? 100 करोड़ पर। लेकिन मुझे 75 करोड़ के साथ मेरी सक्सेस को शेयर करना है या बस एक फिक्स्ड अमाउंट शेयर करना है? फिक्स्ड अमाउंट। अब मैं उस 100 करोड़ पर जितना ज्यादा ही ज्यादा कमाता जाऊंगा, उसमें इनको कुछ नहीं, हाथ नहीं लगेगा। सब फायदा किसको मिलेगा? इक्विटी को। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रोपोर्शन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका होगा? डेट और प्रेफरेंस का, उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल लेवरेज आएगा। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, ऐसा आएगा फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल लेवरेज का फायदा क्या है? फायदा वही है कि हम मेहनत जितनी करेंगे उतना फल, या उससे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना फल मिलेगा। 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना फल मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं कि यार थोड़ा एक ऐसा कोई काम धंधा अपने हाथ लग जाए जिसमें दिन में 2-3 घंटे काम करना हो और सैलरी जो मिले वो पूरे दिन की मिल जाए। ऐसा ही काम अपन भी करना चाहते हैं, कम एफर्ट्स में हम ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। दोस्तों, जितना ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ डेट और प्रेफरेंस होगा, ये तो आप समझ गए कि उतना ज्यादा आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज ए मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जैसे वो था ना डॉल, डॉल इज ए मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, डीएफएल इज ए मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अब रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता, ये मैं पहले समझा चुका हूं। रिस्क का मतलब होता है फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 4 टाइम्स है सपोज करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसान ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स स्पीड के साथ जाएगा रॉकेट की तरह, और नीचे भी आया ना तो उल्टा ही रॉकेट सीधे नीचे आएगा उसी स्पीड से। कितनी स्पीड से? 4 टाइम्स। इसलिए दोस्तों हमेशा जो लिवरेजेस होते हैं ना, चाहे ऑपरेटिंग लेवरेज हो चाहे फाइनेंशियल लेवरेज हो, इनको कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड। क्या बोलते हैं? डबल एज्ड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार। दुधारी तलवार का मतलब क्या होता है? उसमें धार सिर्फ उस तरफ नहीं, इस तरफ भी है। तो अब अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, बीच में सेंटर में से अपने तलवार को पकड़ रखा है, सेंटर में उसका वो लगा हुआ है लकड़ी का, कोई दिक्कत नहीं, पर उस तरफ भी और इस तरफ भी है। अब अगर हमने उस तरफ कर दिया तो वो गया, हम जीत गए, और इस तरफ आया तो हम गए, हम हार गए। सो ये होती है डबल एज स्वॉर्ड, कि अगर फायदा हुआ तो 4 गुना होगा और नुकसान भी हुआ तो 4 ही गुना होगा। इसलिए दोस्तों ऐसे
इंस्ट्रूमेंट्स को यानी ऑपरेटिंग लेवरेज को या फाइनेंशियल लेवरेज को समझदारी के साथ यूज करना चाहिए। कब यूज करना चाहिए? जब आपको लग रहा है कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो फिर तो आपको अपना ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों हाई रखना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि यार आगे समय अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको अपना डॉल और डीएफएल दोनों रिड्यूस कर लेना चाहिए। ठीक है, डॉल कैसे रिड्यूस करेंगे? आप अपनी फिक्स कॉस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू वेरिएबल कॉस्ट। कुछ जो आपने फिक्स खर्चे की गले की घंटी बांध रखी हो उनको हटाओ और उसकी वजह उसको वेरिएबल मोड पर लेकर आ जाओ। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई है, बिना बात उसका डिप्रिसिएशन और ऑपरेटर की सैलरी जा रही है, दैट्स अ फिक्स कॉस्ट। मैंने क्या करना है, मैंने वो फोटोकॉपी मशीन बेच देनी है, दे दी भाई, किसी और को दे दी। और अब मैंने क्या करना है, जब भी फोटोकॉपी की जरूरत लगे तो फोटोकॉपी की शॉप से पर पेज प्रिंट आउट का पैसा देकर लेकर आ जाना है। सो आई हैव कन्वर्टेड माय फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा मैं कब करूंगा? जब मुझे बिजनेस अच्छा नहीं दिख रहा होगा आगे। ठीक है दोस्तों, मैं मेरी फाइनेंशियल रिस्क यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कम कर सकता हूं? डेट और प्रेफरेंस के अमाउंट को कैपिटल स्ट्रक्चर में कम करके। कैसे कम कर सकता हूं? हो सकता है मैं मेरी कंपनी का आईपीओ लेकर आ जाऊं, हाँ, और आईपीओ लाऊंगा तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ जाएगा और आईपीओ प्रोसीड से मैं क्या कर दूंगा, मेरा डेट रीपे कर दूंगा। इज दैट क्लियर? होता है ऐसा, बहुत सारी कंपनीज आईपीओ इसलिए लाती है ताकि हम हमारी डेट को रीपे कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करने से वो कंपनीज क्या कर रही है, अपना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कम कर रही है। क्या है, क्लियर है सबको? ठीक है दोस्तों, ये देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज द मैग्निफिकेशन ऑफ EAES और EPS ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग लायबिलिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इनके होने की वजह से जो मैग्निफिकेशन होता है ना EAES का या EPS का, उसे दुनिया फाइनेंशियल लेवरेज कहती है। इफ देयर इज नो डेट एंड नो प्रेफरेंस देन देयर इज नो फाइनेंशियल लेवरेज, DFL 1 होगा। हायर द डेट एंड प्रेफरेंस, हायर वुड बी द फाइनेंशियल लेवरेज। इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, तो फिर हम क्या प्रेफर करेंगे, हायर DFL। इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स बेड टाइम अहेड, एग्जांपल रिसेशन आने वाला है, डाउनवर्ड बिजनेस साइकिल आने वाला है, देन लोअर DFL इज प्रेफर्ड। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि खराब समय एकदम से नहीं आता है, खराब समय आने के पहले अपने आहट करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स तो कितनी पुरानी कंपनी, आपने अपने बचपन में सुन लिया होगा, मैंने अपने बचपन में सुन लिया था एशियन पेंट्स, इतनी पुरानी कंपनी। पर अचानक से वो बिरला ओपस आ गया, अचानक से JSW आ गया, या वो तो पूत के पांव पालने में देखते हैं। जब कोई नई कंपनी आती है, कंपटीशन देना शुरू करती है, तो मालूम चलता है दोस्त, एकदम से थोड़ी आ जाता है कोई भी। अरे जब रिलायंस जियो ने भी 2016 में ऑपरेशन स्टार्ट करे तो 1 महीने में पूरे देश भर में केबल बिछा दी होगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले ली होगी। समय लगा इतने में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को पता चल जाता है ना, बहुत सब कंपटीशन आने वाली, कट थ्रोट कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन है, प्राइसिंग प्रेशर आएगा, मार्केट शेयर हमारा जाने वाला है। तो जब खराब समय आने वाला हो तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी कंपनी को क्या सलाह देनी चाहिए, वी मस्ट रिड्यूस अवर फाइनेंशियल लेवरेज ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। ठीक है, तो खराब समय जब आने वाला होता है तो हमें इस तरीके से मॉडिफाई कर लेना चाहिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, है ना दोस्तों। अभी के लिए ये वाला पॉइंट अभी के लिए अपन स्किप करते हैं, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। क्यों ना अपन एक काम करें, जितना बड़ा उसको थोड़ा सा अमल करके देखें। और प्रैक्टिस बुक में दोस्तों मैं आ चुका हूं, और प्रैक्टिस बुक का ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। RTP नवंबर 2022 से है ये क्वेश्चन। देबू लिमिटेड करेंटली हैज एन इक्विटी कैपिटल ऑफ कितने रुपीस, 1 करोड़ 30 लाख रुपीस, कंसिस्टिंग ऑफ 13 लाख इक्विटी शेयर्स। तो इससे वो पता चल जाएगा ना फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 10 रुपीज है फेस वैल्यू शेयर्स की। ऐसा पता कर लेते होंगे ना आप अकाउंट्स में। 1 करोड़ 30 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 13 लाख शेयर्स एंड 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपेंशन प्लान रिक्वायरिंग टू रेज फंड्स टू द ट्यून ऑफ ₹78 लाख। कंपनी को दोस्तों कोई मेजर एक्सपेंशन करना, और एक्सपेंशन करना है तो फंड लगता है भाई, नई जगह पे जाके जमीन खरीदना, प्लांट लगाना, नया ऑफिस सेटअप करना, है ना। कितने रुपीस लगेंगे दोस्तों इनको एक्सपेंशन में, 78 लाख रुपीस टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के लिए पैसे लगेंगे तो पैसों की फंडिंग करनी पड़ेगी ना। द मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग प्लान्स, और मैनेजमेंट के सामने एक प्लान है, 2 प्लान है, 4 प्लान्स, देयर आर 4 प्लान्स। प्लान 1, issue 7,80,000 equity shares of ₹10 each.
7,80,000 शेयर्स इश्यू कर दो इन्वेस्टर्स को 10 रुपए के भाव में, 78 लाख रुपीस आ जाएंगे। एक तो यही हो गया प्लान। सेकंड प्लान क्या है, 5,20,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करो 10 रुपीज वाले, यानी कितने रुपीस कलेक्ट कर लेगी कंपनी, 52 लाख रुपीस कलेक्ट कर लेगी कंपनी। पर कंपनी का पेट अभी भरेगा या नहीं? नहीं, क्योंकि 78 लाख में से सिर्फ कितने आए हैं, 52 लाख, यानी कितना अभी रिमेनिंग अमाउंट है, 26 लाख और रेज करना है। द बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट 12% इंटरेस्ट। तीसरा प्लान देखिए दोस्तों, 3,90,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देंगे एट 10 ईच। ऐसा करने से कितने कलेक्ट हो जाएंगे, 39 लाख कंपनी कलेक्ट कर लेगी थ्रू इक्विटी, एंड 39,100 रुपीज ईच वाले डिबेंचर्स हम इश्यू कर देंगे, जिस पर हम ब्याज कितना पे करेंगे, 9%। तो 39 लाख हम डिबेंचर्स से रेज कर लेंगे। टोटल रेजिंग होगी 78 लाख की। मतलब ये 78 लाख रुपए जुगाड़ने के तरीके निकाल रहे कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे। इश्यू इतने शेयर्स एंड द बैलेंस थ्रू 6% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एबिट ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी कितने रुपीस, 52 लाख पर एनम, यानी इस कंपनी का एबिट कितना रहने वाला है, 52 लाख रुपीस रहने वाला है इस कंपनी का एबिट। टैक्स रेट कितनी है दोस्तों, 40%। वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोलो या इनकम टैक्स रेट बोलो, अपने लिए एक ही बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट पॉइंट क्या करना है बताइए, कैलकुलेट ईपीएस इन ईच ऑफ द अबव प्लान्स, यानी कुल देयर विल बी 4 आंसर्स, 4 आंसर आ जाएंगे ना भाई, नहीं समझे, 4 आंसर आ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, ascertain financial leverage in each plan and comment। दोस्तों बताइए ये ईपीएस कैसे पता करेंगे, वी वुड नीड टू ड्रॉ एन इनकम स्टेटमेंट। अब यूं तो दोस्तों इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत सेल्स से होती है, लेकिन क्या क्वेश्चन ने हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का डेटा दिया है, नहीं। तो हम हमारा इनकम स्टेटमेंट कहां से किक स्टार्ट कर लेंगे, एबिट से, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है होगा वो ऐसा होगा कुछ कि इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे अपन हेडिंग, पर्टिकुलर्स लिखेंगे अपन कॉलम में, फिर हम लिख देंगे प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, ठीक है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहला आइटम क्या लिखेंगे, एबिट। एबिट कितने रुपीस है, 52 लाख। ये प्लान 1 में होगा, 2, 3, 4 या सब में यही होगा, सब में यही होगा, क्योंकि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रोल प्ले करेगा ना, ये जो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर आप सोच रहे हो, वो जो इंपैक्ट डालेगा इनकम स्टेटमेंट में, वो एबिट या उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एबिट के नीचे रोल प्ले करता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से इंटरेस्ट का अमाउंट डिटरमाइन होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिटरमाइन होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ईपीएस होगा, है ना। तो एबिट चारों में सेम लिख देंगे, कितना, 52 लाख, है ना। ओके, एबिट में से लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेट। क्या प्लान 1 में कुछ भी इंटरेस्ट है, नहीं। प्लान 2 में जरूर है ना। प्लान 3 में भी है इंटरेस्ट, और प्लान 4 में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो जिसमें होगा उसमें करेंगे माइनस। एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करके क्या आ जाएगा, ईबीटी। ईबीटी में फिर क्या करेंगे, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, क्या आ जाएगा फिर, ईएटी। ईएटी में से और क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्लान 1, 2, 3 में नहीं है, प्लान 4 में है प्रेफरेंस डिविडेंड, कर देंगे पे। क्या बचेगा दोस्तों, ईएईएस। उस ईएईएस को क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स ये लिखे हुए हैं हर प्लान के, क्या आ जाएगा, ईपीएस। इज दैट क्लियर, ओके। तो मैं सीधे इसका प्रेजेंटेशन आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये देखिए दोस्तों, प्लान 1, 2, 3, 4 लिखा है। ओ, इसको छोड़ देना है ना अभी के लिए। ये देखो, ये रहा अपना कंपटीशन ऑफ ईपीएस। प्लान 1, 2, 3, 4 लिखा है, सब में आपको एबिट सेम नजर आ रहा है। इंटरेस्ट माइनस हो गया जहां जहां था, ईबीटी आ गया, टैक्स आ गया, ईएटी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड जहां था वहां माइनस हो गया। ये ईएईएस है, ईएईएस को डिवाइड किससे कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्या आ गया दोस्तों, ईपीएस। तो चारों प्लान्स का आपको ईपीएस नजर आ रहा है क्या, मैं कैलकुलेटर पे निकलवाऊं तो नहीं ना ईपीएस, ये तो आपसे खुद से निकल जाएगा, है ना। ओके, चारों प्लान्स का दोस्तों ईपीएस हमारे सामने आ गया, है ना। यही क्वेश्चन की पहली हार्दिक इच्छा रही थी कि हमें ईपीएस बताओ अंडर ईच ऑफ द प्लान्स। दूसरी हार्दिक इच्छा दोस्तों क्वेश्चन की क्या थी, दूसरी इच्छा थी क्वेश्चन की कि फाइनेंशियल लेवरेज बताओ। अब आप बोल रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज हमें कैलकुलेट करने से कोई रोक सकता है क्या। दोस्तों ये जो प्लान 1 है, क्या इसमें डेट है, या ना तो इसमें डेट है ना ही इसमें प्रेफरेंस।
ना डेट है ना प्रेफरेंस है, तो मैं तो बिना कैलकुलेट करे बता दूं कि इसका फाइनेंशियल लेवरेज 1 ही आएगा। पर फिर भी यार अगर फॉर्मूला ही लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, एबिट अपॉन ईबीटी। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, एबिट अपॉन ईबीटी। ये रहा एबिट, ये रहा ईबीटी, करके देख लो, आ गया 1। अच्छा है, इन दो प्लान्स में सिर्फ डेट है, इन दो प्लान्स में प्रेफरेंस नहीं है, तो इन दो प्लान्स में भी वही फॉर्मूला चल जाएगा, एबिट अपॉन ईबीटी। एबिट दिख रहा है दोस्तों आपको 52 लाख, ईबीटी भी दिख रहा है क्या 48,88,000। करके देख लो आप कितना आ रहा है आंसर 1.06। दोस्तों थर्ड प्लान पर आते हैं, एबिट दिख रहा है आपको 52 लाख, ईबीटी दिख रहा है आपको, कितना आ रहा है आंसर बताइए 1.07। ठीक है, हल्का सा इधर उधर आप इसको राउंड ऑफ करना है ना दोस्तों। लेकिन ये जो प्लान 4 है ये थोड़ा बदमाश है, इसके अंदर सिर्फ डेट है या इसमें प्रेफरेंस ही है, प्रेफरेंस भी है, मतलब इसमें डेट तो नहीं है पर प्रेफरेंस है, और प्रेफरेंस है तो फॉर्मूला बदलेगा। अब वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, याद है कौन सा है वो फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। दोस्तों ईबीआईटी के बदले में क्या लिख दूं 52 लाख, डिनोमिनेटर में वापस से क्या आ जाएगा 52 लाख। इंटरेस्ट कुछ है या कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो है 2,34,000। लेकिन सीधे 2,34,000 माइनस करेंगे या प्री टैक्स करके माइनस करेंगे, प्री टैक्स करके माइनस करेंगे। तो समझदार बच्चा पहले क्या करेगा 2,34,000 डिवाइडेड बाय 0.6, जो आया उसको 52 लाख में से माइनस कर देंगे, जो भी आया वो डिनोमिनेटर आ गया। अब 52 लाख को न्यूमरेटर में रखकर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर लेंगे। इतना आप कैलकुलेटर के साथ खेल लेते होंगे है ना। आपने 52 लाख माइनस ये जो आया उसको मेमोरी प्लस में डाल लिया होगा, या कुछ बच्चे डिवाइड इक्वल टू कर लेते हैं इनवर्स जैसे जब, और फिर 52 लाख लिखकर या तो डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल कर लो या फिर इनटू 52 लाख कर लो जिन्होंने वो डिवाइड इक्वल टू करा था। ठीक है, कैसे भी कर लिया दोस्तों। आंसर कितना आ रहा है आप तो ये बताओ, 1.08 कुछ आ रहा है क्या, क्लियर है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज थी जो आईसीआई ने पूछी तो है पर खुद ही करना भूल गए, कमेंट तो करा ही नहीं आईसीआई ने। आईसीआई के सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, फाइनेंशियल लेवरेज लिखा है, कमेंट नहीं लिखा हुआ। कमेंट बहुत सिंपल है एंड इट्स अ वन लाइनर कमेंट। Degree of financial leverage tells us by how much the EAES or EPS will change for every 1% change in EBIT. So plan D यानी plan 4 has the highest degree of financial leverage है ना। तो वहां पर for 1% change in EBIT EPS will change by 1.08%। क्या क्लियर है सबको, ठीक है ओके दोस्तों। ये हमने यहाँ पर करा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें आना है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी प्रैक्टिस बुक में नहीं है, वो एक वन ऑफ द की क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया गया है मेरे द्वारा, तो मैंने इसको कहाँ भेज दिया, चैंपियंस। ठीक है, तो अब हमें स्विच करना रहेगा चैंपियन बुक पर, है ना दोस्तों। ये स्विचिंग क्लास में करनी पड़ती है, पर एग्जाम में और आखिरी दिन आप मतलब मुझे दुआएं देंगे कि सर ये बहुत बढ़िया काम किया था आपने, कि सारे जो की क्वेश्चन है वो एक ही जगह पर रख दिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर चैंपियन बुक के पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 2 विच रीड्स एज दिस, उस पर आना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये है अपने आरटीपी नवंबर 2018 का क्वेश्चन, है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ओ ये तो मैं आपको करवा ही नहीं पाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे 2-3 चीजें आपको सिखानी पड़ेगी। सबसे पहला आरओआई क्या होता है, दूसरा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज आखिर किसे कहते हैं, तीसरा कैपिटल टर्नओवर आखिर क्या बला है, चौथा कंबाइंड लिवरेज आखिर क्या होता है। मतलब इतनी सारी यूनिक चीजें आ गई ना इसमें। तो एक एक करके दोस्तों मैं अब आपको एक काम कर रहा हूं, अपन कॉन्सेप्ट बुक के अंदर ही बट कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ रहे हैं, और ये सारी चीजें भी अब हम समझ रहे हैं ना, फिर हम इस क्वेश्चन को करने आएंगे। चलिए, तो अभी के लिए अपन ने डॉल और डीएफएल तो समझ लिया है ना, डॉल और डीएफएल तो हमने समझ लिया है। अब हम दोस्तों समझ रहे हैं क्या, डीसीएल यानी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। दोस्तों ये डायग्राम अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कंबाइंड लिवरेज आज तक कभी बच्चों को समझाना नहीं पड़ा। देखो आप, सेल्स में अगर चेंज हो तो सेल्स में चेंज होने की वजह से
ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, और ऑब्वियसली सेल्स में जितना चेंज होता है उतना ही बड़ा चेंज एबिट में होता है, उससे ज्यादा बड़ा चेंज एबिट में होता है, ज्यादा बड़ा चेंज एबिट में होता है। ये हमें कौन बताता है, डीओएल। अच्छा, एबिट में चेंज होने की वजह से आखिर ईएईएस में या फिर ईपीएस में, दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों में परसेंटेज चेंज एक जैसे ही आता है, इनमें कितना चेंज होगा ये हमें कौन बताता है, डीएफएल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि कंबाइंड लेवरेज आखिर क्या बताता होगा। वो ये बताता होगा कि इसकी वजह से ये कितना, इसकी वजह से ये कितना, या वो सीधे यहीं से लॉन्ग रेंज मिसाइल फेंकता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल फेंकता है और क्या बताता है सीधे कि सेल्स में चेंज होने की वजह से आखिर ईएईएस या फिर ईपीएस में कितना बड़ा चेंज आएगा। दैट इज योर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मान लीजिए कि डॉल अगर 1.5 है और डीएफएल कितना है 2, तो बताइए दोस्तों डीसीएल कितना होगा, 3 या फिर 3.5, बताइए 3 होगा या फिर 3.5 होगा। 3, 3.5 सोच रहे हो? 3.5, ओके। एक और सवाल का जवाब देना, मान लो अगर ये 1 है और ये 1 है, तो फिर बताओ ये कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे बोल दिया 1 इतनी फटाफट सर, मतलब उसमें क्या बात है, ये 10% है तो ये भी 10 ही होगा क्योंकि 1 है, और ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा क्योंकि 1 है, तो 10 से 10 हुआ यानी तो 1 ही आएगा ना आंसर। तो अब तो तुमने नहीं जोड़ा 1 + 1 = 2। तो ध्यान देना, क्योंकि इसकी वजह से ये ट्रिगर होता है और इसके ट्रिगर होने की वजह से ये ट्रिगर होता है, तो टाइम्स में इंपैक्ट आता है कि सेल्स का 1.5 गुना यहां पर इंपैक्ट आएगा और 1.5 गुना का 2 गुना, 1.5 गुना का 2 गुना कितना, 3 गुना, अरे 1.5 टाइम्स इंपैक्ट यहां पर आएगा। तो यहां अगर 1 का चेंज आया तो यहां पर 1.5 का चेंज आएगा, और यहां जितना भी चेंज आ रहा है उसका ट्वाइस डबल, यानी कितना, 3 टाइम्स चेंज यहां पर आएगा। तो डीसीएल की करेक्ट वैल्यू 3.5 हुई या 3 हुई, 3 हुई। अब उसका सिंपल सा फॉर्मूला जानकार लोगों ने क्या बना लिया, डॉल प्लस डीएफएल या डॉल इंटू डीएफएल। डॉल इंटू डीएफएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, 1.5 इंटू 2 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूला ही लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, डॉल इंटू डीएफएल। किसी को अगर ऐसा हो कि नहीं यार मैं तो परसेंटेज वाले से कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन ईएईएस डिवाइडेड बाय क्या, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईएईएस की जगह ईपीएस भी लिख सकते हैं, वो तो एक ही होते हैं दोनों के परसेंटेज चेंज। ठीक है, किसी को ऐसा हो नहीं यार मुझे परसेंटेज वाले फॉर्मूला से नहीं जाना है, मुझे तो उससे जाना है, वो खड़े खड़े छक्का लगाने वाले फॉर्मूले से जाना है, तो फिर उस केस में ये बनता है फॉर्मूला। अब देखा जाए तो जो डीएफएल का फॉर्मूला है वो उसमें कंट्रीब्यूशन आता है, डीएफएल में तो ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी आता है, लेकिन अपन डीएफएल लिख रहे हैं या अपन डीसीएल लिख रहे हैं, हम डीसीएल लिख रहे हैं विच इज डॉल इनटू डीएफएल। तो डॉल का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। समझदार हो, कोई इशारा काफी है। एबिट से एबिट कैंसिल, नेट नेट फॉर्मूला क्या बचा, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट माइनस आई माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, क्या क्लियर है दोस्तों डीसीएल का फॉर्मूला। ओके, ये हमने यहां पर देखा, यहां पर किसके बारे में देखा अभी अपन ने, कंबाइंड लेवरेज के बारे में, है ना, और उन दोनों के बीच में एडिशन वाली रिलेशनशिप है, मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशनशिप है, मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? ओके, अब दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और करना चाहता हूं, और ये बात है किससे रिलेटेड, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड, है ना। दोस्तों हम ब्रेक इवन पॉइंट से क्या समझते हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट से ये समझते हैं कि मतलब बस हे भगवान ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करवा दीजिए हमें। आपने अगर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करवा दिया तो माना घर कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन घर से लेकर भी नहीं आना पड़ेगा। और आपको आज भी याद है क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। सपोज
कोई सा प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 400, जिसकी सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 400 रुपीज, यानी उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितने रुपीज हो गया, 600 रुपीज हो गया पर यूनिट, और एक एक यूनिट पर हमें 600 रुपए कमाने को मिल रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों कि उस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 1,50,000। क्या 1 यूनिट बेचने से गुजारा हो जाएगा? हमारी ऑपरेटिंग इनकम जीरो पर आ जाएगी, पॉजिटिव होगी? अभी तो काफी भयंकर नुकसान लगेगा, काफी भयंकर नुकसान लगेगा अभी तो। आखिर कितनी यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेगी ताकि हम ब्रेक इवन कर जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, 600 पर यूनिट इनटू एन नंबर ऑफ यूनिट्स मस्ट बी इक्वल टू 1,50,000, यानी वही 1,50,000 डिवाइडेड बाय 600। अरे वही यार, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर। आंसर कितना आ रहा है? 250 यूनिट्स। ठीक है, तो जिस दिन दोस्तों हम 600 पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन कमाने वाली 250 यूनिट्स 250 यूनिट्स बेच देंगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,50,000 एंड दिस 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन वुड बी सफिशिएंट टू मीट अवर फिक्स कॉस्ट ऑफ कितना? 1,50,000। अब आप बताइए कि आखिर ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो जाएगी? बोलो, जो बोलोगे सही होने वाला है। जीरो हो जाएगी ना अब हमारी ऑपरेटिंग इनकम? हाँ, ओके। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से बस आपकी ऑपरेटिंग इनकम ही जीरो होगी। और ये जो कॉस्टिंग वाले रहते हैं ना, ये कॉस्टिंग वालों की सोच ही छोटी होती है। कॉस्टिंग वाले बस यहीं तक ही सोचते हैं और इसी को सोच के खुश हो जाते हैं। लेकिन एफएम वाले जानते हैं कि दुनिया कहां तक जा रही है, इसमें अभी ब्याज भी तो पे करना है लोगों का, उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? है आपके पास ब्याज देने के लिए पैसा? नहीं है, राइट। तो इसलिए एफएम वाले क्या बोलते हैं कि एक नहीं दो तरह के ब्रेक इवन पॉइंट माने गए हैं। एक नहीं कितने तरह के ब्रेक इवन पॉइंट माने गए हैं? 2 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट माने गए, जिसमें से उन्होंने पहला वाला ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो अभी हमने नहीं कैलकुलेट करा ब्रेक इवन पॉइंट, कितना यूनिट्स आपने बताया था ना ब्रेक इवन पॉइंट? 250 यूनिट्स, यही बताया था आपने। हाँ, इसे एफएम वाले बोलते हैं ऑपरेटिंग बीईपी, और नाम भी मुझे सुन के सही लग रहा है। ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिकवर करते हैं, फिर भले ही वो मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट को रिकवर ना कर पाए, ऐसा बीईपी क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग बीईपी, है ना। सो ऑपरेटिंग बीईपी इज अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच एबिट इक्वल्स टू 0। सही बोल दिया ना मैंने? ऑपरेटिंग बीईपी इज अ लेवल ऑफ सेल्स। 1.5 लाख रुपए है सेल्स, है ना। 1.5 लाख नहीं, 2.5 लाख रुपए सेल्स। 2.5 लाख रुपए का सेल्स करना पड़ेगा ना, 250 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, 1000 रुपीज का भाव है। सेलिंग प्राइस तो 1000 रुपीज है ना। सो which is that level of sales at which our operating income is 0? 2,50,000 रुपीज का सेल्स। देखो ना, आपने तो बताया कि सर 250 यूनिट बेचनी पड़ेगी 1000 रुपए के भाव में, तो जिस दिन हम 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर मारेंगे ना, उस दिन जाकर हमारा कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख आएगा और ये 1.5 लाख मीट होकर 0 हो जाएगा। सो दिस 2.5 लाख रुपए 2,50,000 रुपीज इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग बीईपी। लेकिन क्या ऑपरेटिंग बीईपी से कंपनी चल सकती है ज्यादा समय तक, या फिर डेट का ब्याज और प्रेफरेंस ये भी तो सब रिकवर करना पड़ेगा? ये भी तो सब रिकवर करना पड़ेगा। तो एफएम वालों ने एक और कॉन्सेप्ट बनाया और उसका नाम रखा फाइनेंशियल बीईपी। भाई ऑपरेटिंग बीईपी तो मतलब ही है वो सिर्फ अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर कर रहा है, और एक बार ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर हो गई तो बोल रहा है बस हो गया। तो ऑपरेटिंग बीईपी एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर आपकी ये दो कॉस्ट रिकवर हो रही। कौन सी दो कॉस्ट? वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर हो रही है और आपका ऑपरेटिंग इनकम क्या आ जा रहा है? 0। फाइनेंशियल बीईपी आखिर क्या होता है? फाइनेंशियल बीईपी इज अ लेवल ऑफ एबिट। ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल बीईपी इज नॉट अ लेवल ऑफ सेल्स। फाइनेंशियल बीईपी इज अ लेवल ऑफ एबिट at which your EAES or your EPS becomes 0. फाइनेंशियल लेवल, फाइनेंशियल बीईपी वह एबिट का अमाउंट है, मुझे नहीं मालूम कितना आएगा अभी अमाउंट इस क्वेश्चन में, पर फाइनेंशियल बीईपी वह एबिट का अमाउंट होता है जहां पर EAES या फिर EPS क्या हो जाते हैं? 0। अच्छा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा EAES या फिर EPS। अगर किसी कंपनी का EAES 0 है ना, तो उसका EPS 0 ही आएगा। कैसे? मतलब अगर EAES ही 0 है तो डिवाइड किससे भी करो तो आंसर तो 0/0 ही होता है ना। तो अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आखिर हमें कितना एबिट कमाना पड़ेगा ताकि हमारा इक्विटी की अर्निंग्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब माना वो कुछ कमाए नहीं लेकिन वो कुछ गंवाए भी नहीं।
तो अब अपने को थोड़ा सा रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स कैसे चलना पड़ेगा, देखो ऐसे, ये बोलना पड़ेगा कि चलो एक काम करते हैं, यहां 0 सेट कर देते हैं। 0 ही चाहिए ना ये, ओके। ये 0 सेट करेंगे और ऊपर ऊपर देखना है ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इस बार उल्टा जा रहे हैं। तो 0 में 25 माइनस करेंगे या प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0 + 25 क्या होता है, 25। यानी हमें EAT 25 चाहिए ताकि हम प्रेफरेंस डिविडेंड 25 पे कर सके और नीचे 0 आ जाए। अच्छा, 25 को प्री टैक्स कैसे करते हो, तो ऐसा मन में मान के चलना है कि अगर ये 100% है तो उसमें से 40% तो टैक्स है, यानी कि ये जो अमाउंट लिखा है ना 25, ये कितने परसेंटेज के बराबर है, 60% के बराबर है। तो 25 डिवाइडेड बाय 60% यानी कितना हो गया, 41.667 ऐसा कुछ हो गया। हाँ, ये आ गए, अपन रिवर्स में आ गए यार। अच्छा, इसमें और क्या करेंगे, 75 को माइनस या प्लस, प्लस करेंगे। रिवर्स जा रहे हैं ना दोस्त, ऊपर से नीचे आते तो माइनस करते, नीचे से ऊपर तो प्लस करेंगे। कितना आ रहा है आंसर, 116.67। ये जो 116.67 है ना, इसे दुनिया कहती है फाइनेंशियल बीईपी। क्या कहती है दुनिया इसे, फाइनेंशियल बीईपी। फाइनेंशियल बीईपी की डेफिनेशन बोलूं क्या है, फाइनेंशियल बीईपी इज अ लेवल ऑफ एबिट, कि आखिर कितना एबिट होना चाहिए, एट विच योर ईपीएस बिकम्स 0। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 116.67। यानी हम कंपनी वालों को क्या कहेंगे पता है, कि वो सिर्फ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने से नहीं होगा। जिन लोगों से पैसे ले रखे ना डेट से प्रेफरेंस से, उनको भी तो देना पड़ेगा, उनके लिए भी तो कमाओ। तो ये कंपनी तुम्हें कम से कम 116.67 एबिट कमाना पड़ेगा, तब जाकर तुम फाइनेंशियल बीईपी अचीव कर पाओगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हमने दोस्तों सीखा, किसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है अपन ने, फाइनेंशियल बीईपी का, ठीक है। अब हम मुझे एक एक करके फॉर्मूला बोलना। ऑपरेटिंग बीईपी का फॉर्मूला बोलो क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो सॉरी, है ना, ऑपरेटिंग बीईपी। ओके। फाइनेंशियल बीईपी का फॉर्मूला होता है डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। फाइनेंशियल बीईपी का फॉर्मूला क्या है, अरे फाइनेंशियल बीईपी तो आपको यही बता रहा है कि एबिट कितना कमाना है, तो इंसान को एबिट कितना कमाना पड़ेगा, एक तो 75 रुपए कमाने ही पड़ेंगे इस 75 को पे करने के लिए, दूसरा इस 25 को पे करने के लिए 25 कमाने या बिफोर टैक्स कमाने, बिफोर टैक्स कमाने हैं ना। तो फाइनेंशियल बीईपी का ऑफिशियल फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फाइनेंशियल बीईपी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डेट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी वही प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ठीक है। एक बार देख लेता हूं दोस्तों, ये तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ फॉर्मूला, अपन देखते हैं किताबों में क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा ऑपरेटिंग बीईपी क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग बीईपी इज अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच एबिट क्या हो जाता है, 0। और ऑपरेटिंग बीईपी का यही होता है ना फॉर्मूला, या फिर ये वाला फॉर्मूला। अगर नहीं सिखाया था ये ब्रेक इवन पॉइंट, अगर रुपीस में निकालना हो तो ऐसा करते हैं। फाइनेंशियल बीईपी देखिए दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल बीईपी लेवल ऑफ सेल्स या लेवल ऑफ एबिट है, लेवल ऑफ एबिट है एट विच ईएस या फिर ईपीएस बिकम्स 0। और फाइनेंशियल बीईपी का देखो फॉर्मूला वही है जो हमने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन डेट प्लस, हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। और देखो अपने केस में इंटरेस्ट ऑन डेट था ना 75, और प्रेफरेंस डिविडेंड था ना 25, और 25 को नहीं हमने कर दिया था 1 माइनस 0.4, और आंसर नहीं आ गया था 116.67 फाइनेंशियल बीईपी। इज दैट क्लियर, ओके। दोस्तों ये जो सिचुएशन नंबर 3 है, दिख रही है आपको सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 में जो येलो हाईलाइटेड कॉलम है ना, इसके लिए मुझे फाइनेंशियल बीईपी बताइए कितना है। तो फाइनेंशियल बीईपी के लिए आपकी नजरें दो अमाउंट्स को ढूंढेगी, कौन से दो अमाउंट्स, एक तो इंटरेस्ट ऑन डेट बीइंग 20,000 और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड बीइंग 48,000। लेकिन क्या दोनों को ऐसे प्लेन समेशन कर देंगे या 48,000 को प्री टैक्स करके सम अप करेंगे, 48,000 को प्री टैक्स करके सम अप करेंगे। यानी समझदार बच्चा क्या करने लगेगा, 48,000 डिवाइडेड बाय 0.7, वही 1 माइनस 0.3 ने 0.7 ही तो होता है, 48,000 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 20,000। आंसर बोल दो आज 88,005 और कुछ आप बता रहे हो ना, अपन वेरीफाई कर लेते। ये देखिए दोस्तों 88,571 आ रहा है ब्रेक इवन फाइनेंशियल बीईपी। क्या है, क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। थोड़े से और कंसेप्ट सीखते हैं दोस्तों, और अब हम यहाँ पर कुछ रेशियोज का नॉलेज लेंगे। वैसे तो रेशियोज नाम का चैप्टर ही अपने सिलेबस में, लेकिन वो होगा हमारी बैच का सबसे आखिरी चैप्टर। और ये मान के चलिए कि वो चैप्टर जब करने की बारी आएगी ना, तो अक्रॉस द सिलेबस
बहुत सारे रेशियोज हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, तो रेशियो वाला चैप्टर तो ऐसे खटाखट होगा, क्योंकि हम रास्ते भर जितने सारे चैप्टर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ रेशियोज देखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर ये कुछ रेशियोज आपको नजर आ रहे हैं, ROC हुआ, ROE हुआ, फिर ये हुआ, ये देखो ना कितने सारे रेशियोज हैं। तो ऐसे सारे के सारे रेशियोज हम कुछ चैप्टर टू चैप्टर कवर करते चलेंगे। दोस्तों सबसे पहला रेशियो यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, ROCE। इसका फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों अपने सामान्य ज्ञान से बताइए कि क्या जो इक्विटी ने पैसा लगाया बस वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, या प्रेफरेंस का और डेट का पैसा तीनों का मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है? तीनों का मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने कभी अकाउंट्स में भी सुना होगा ना। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख। वो 10 लाख हमने कैसे जुगाड़ करे हैं, 6 लाख रुपीज हमने इक्विटी से रेस कर लिए और 4 लाख रुपीज हमने डेट से रेस कर लिए विद द प्रॉमिस कि दैट विल पे यू 12% इंटरेस्ट। ऐसे करके हमारे 10 लाख रुपीज इकट्ठे हो गए हैं। अब दोस्तों एबिट सपोज कीजिए इस कंपनी का कितना है, 1,50,000 है एबिट। हमें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करने का बोला गया है, इनकम स्टेटमेंट। यूं प्रिपेयर कर देंगे इनकम स्टेटमेंट, सेल्स से शुरू करेंगे, एबिट से ही शुरू हो जाएंगे, एबिट से ही शुरू हो जाएंगे। सेल्स दिया ही नहीं है ना, एबिट से ही शुरू होना पड़ेगा। एबिट कितना है दोस्तों, 1,50,000। क्या माइनस करेंगे एबिट में से, इंटरेस्ट कितना, 4 लाख इंटू 12%, 48,000। तो 1,50,000 में से किया आपने माइनस 48,000, कितना आ रहा है, 1,02,000। अब हम इस 1,02,000 में से क्या माइनस करेंगे दोस्तों, टैक्स। अब वो ओरिजिनल क्वेश्चन में तो नहीं दिया क्योंकि अपनी तो कॉन्सेप्ट बुक है। सपोज कीजिए कि टैक्स कितना है, 30%। तो 1,02,000 का 30% यानी 30,600 हम टैक्स पे कर देंगे, और बचा हुआ क्या कहलाएगा हमारे लिए, EAT। हालांकि उसको मैंने EAS भी बोल दिया है क्योंकि हमारी लाइफ में कोई वो है ही नहीं, प्रेफरेंस। तो जब कोई प्रेफरेंस ही नहीं है तो EAT में से प्रेफरेंस माइनस कुछ होगा ही नहीं, तो जो ही EAT है वही EAS हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? ओके। तो जो क्वेश्चन की पहली इच्छा थी ना दोस्तों, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, वो तो हमने पूरी कर दी। दूसरी इच्छा क्या रही है क्वेश्चन की हमसे, कैलकुलेट करो ROCE और कैलकुलेट क्या करो, ROE। ROE यानी ये जो अभी तक हमने समझा नहीं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं दोस्तों, आप सब जो क्लास में बैठे हुए महानुभाव हो उन सभी को मैं इक्विटी बोल देता हूं। आप सब कौन हो गए, इक्विटी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इक्विटी वाला कलेजे वाला होता है और उसका पेट भी बड़ा होता है। इक्विटी वालों को कलेजा चाहिए क्योंकि रिस्क है इक्विटी में, और उनका पेट इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उनको छोटा मोटा नहीं चलता, उनको बड़ा रिटर्न चाहिए होता है। जो शेयर बाजार में लगाता है वो 8-10% रिटर्न के लिए नहीं जाता, वो लोग फिर किधर जाते हैं, FD में जाते हैं। तो इक्विटी वालों का पेट बड़ा है। वहीं हमारी कंपनी में कुछ ये भी हैं जिनसे हमने पैसा किस पर रेस कर रखा है, डेट पर रेस कर रखा है। ठीक है, ये लोग बहुत शांता सुखाए लोग हैं, इनको सिर्फ जिंदगी में कितना कमाना है, 12%। तो इस बंदे ने हमारी कंपनी को कितने दिए, 4 लाख, और इक्विटी वाले ने हमारी कंपनी को कितने दिए, 6 लाख। दोनों भाइयों ने मिलाकर कितने दिए, 10 लाख। ठीक है, तो आप बता सकते हैं हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, लेकिन उसमें से इक्विटी ने कितना पैसा दिया है, बताओ बताओ, इक्विटी ने कितना दिया है, 6 लाख। हमें रिटर्न जो कैलकुलेट करना है वो ऑन कैपिटल करना है या ऑन इक्विटी, या एक एक करके दोनों का ही करना है, एक एक करके दोनों का ही करना है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी आप अपने आप को मान लीजिए इक्विटी, और आपने कंपनी में कितने डाले, 6 लाख। गहरा सवाल, क्या ये 1,50,000 पूरे पूरे अमाउंट पर आपका हक है, या आपका भी 1,50,000 पे तो हक ही नहीं बन रहा है? आपका तो कोई हक ही नहीं है ना 1,50,000 पर। 1,50,000 तो एबिट है, उस पर पहला हक किसका, डेट का, आपको उनको देना पड़ेगा पहले। बचा ही कितना, 1,02,000। क्या है, 1,02,000 पर आपका हक है, पहले सरकार का टैक्स चुकाना पड़ेगा।
चुकाना पड़ेगा, उसके बिना आप घर नहीं ले सकते पैसा। कौन सा वो अमाउंट है जो आपके नसीब में लिखा, 71,400, ये वो अमाउंट है दोस्तों जो इक्विटी के नसीब में लिखा हुआ है। अब क्या हम इक्विटी का परसेंटेज रिटर्न निकाल सकते हैं कि आखिर इक्विटी ने कितना परसेंट रिटर्न कमाया? तो अगर किसी इंसान ने 6 लाख लगाकर 71,400 कमाया, आप खुद ही सोचो, आपने कहीं पर 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और बदले में आपको क्या मिला, 71,400। सो हाउ मच इज योर परसेंटेज रिटर्न? 71,400 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 11.9 और कुछ परसेंटेज आ रहा है ना? ठीक है, तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताऊं या फॉर्मूला तो आप ही बना दोगे? फॉर्मूला बना दो, फटाफट बना दो आप फॉर्मूला। EAES या फिर EAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। वर्ड मैंने क्या यूज कर लिया मालूम? मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। डिफरेंस तो आप समझते हो, आप सब अकाउंट्स पढ़े लिखे लग रहे हो। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी जस्ट शेयर कैपिटल, लेकिन जब मैं शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ऐड कर लेता हूं तो अब वो जो टोटल अमाउंट बनता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसे दुनिया क्या कहती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, यानी अरे यार, इक्विटी शेयर होल्डर का कुल फंड कंपनी में कितना लगा है? बस कैपिटल के बराबर लगा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी का ही है, वो भी तो इक्विटी को बिलोंग करता है। वो तो इक्विटी ने छोड़ रखा है कि ये लो कंपनी रखो, करना और तरक्की करना। तो बार इक्विटी शेयर होल्डर उस पर रिटर्न की उम्मीद नहीं रखेगा, उस पर भी रखेगा, उस पर भी रखेगा। इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आता है? ROE के डिनोमिनेटर में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है जस्ट, या इक्विटी शेयर होल्डर फंड आता है? फंड आता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ROE का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए ROE का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? EAES अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन सी दो चीजें आ रही? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और यही वो जवाब है ना जो आपने दिया था, 11.9%। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के न्यूमरेटर में क्या आएगा वो तो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर एकदम क्लियर है कि क्या आएगा, 10 lakhs बीइंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी डिनोमिनेटर में अकेले इक्विटी का पैसा आएगा या इक्विटी का भी और डेट का भी, दोनों का भी आएगा? दोनों का भी आएगा। यानी कि ROC का डिनोमिनेटर क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर तीन चीजें होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। अच्छा, एक छोटी सी बात कि इक्विटी के नाम पर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही लिखा जाता है भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल तो होती क्या है, फेस वैल्यू पर होती हो तो, पर असली में जो इक्विटी का पैसा लगा बस फेस वैल्यू लगा है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड लगा, फंड लगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या प्लस क्या प्लस क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, ये होगा डिनोमिनेटर, है ना? हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कितना अमाउंट आ जाएगा? 10 lakhs। अब बात किसकी रही? बस न्यूमरेटर की। अपने सामान्य ज्ञान से बताइएगा दोस्तों, बहुत स्पेशल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, फाइनेंस कॉमन सेंस। क्या ये वाला अमाउंट 71,400 ये लिखेंगे न्यूमरेटर में? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो प्योर किसको बिलोंग कर रहा है? बस इक्विटी को। जबकि आप जो रिटर्न निकाल रहे हो वो ओनली इक्विटी के लिए निकाल रहे हो या आप ओवरऑल कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए निकाल रहे हो? ओवरऑल कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए निकाल रहे हो, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर को तो ये मिलता है और डेट देने वालों को कितना रिटर्न मिलता है? 48,000। अब दोस्तों यहां पर एक चक्कर आ जाता है वापस से, हर बार कबाब में हड्डी कौन बनता है? टैक्स। दुनिया बहुत आसान और हसीन होती है दोस्तों अगर टैक्सेस ही नहीं होते तो। सोचो, किसी भी व्यापारी से पूछो कि उसका सबसे बड़ा दर्द क्या है? टैक्स। तो अभी चक्कर बढ़ गया ना, फिर से टैक्स का चक्कर बढ़ गया। काश टैक्स नहीं होता तो जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वही अर्निंग आफ्टर टैक्स होती, और हम बोलते देखो इक्विटी को 1,02,000 मिल रहे हैं और डेट को 48,000 मिल रहे हैं, सबको मिलाकर कितने मिल रहे हैं? 1,50,000 मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस यहां पर तो टैक्स भी है। हाँ, इसलिए दोस्तों, इसलिए ROC में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक होता है प्री टैक्स ROC और दूसरा होता है पोस्ट टैक्स ROC। मैं आपको पहले सिखा रहा हूं प्री टैक्स ROC कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बस प्री टैक्स ROC में तो 1,50,000 ही ले लो पूरा प्री टैक्स रिटर्न।
भाई वैसे भी ये जो 1.5 लाख का रिटर्न कमाया है, ये 1.5 लाख का रिटर्न प्री टैक्स ही है ना, टैक्स तो नहीं पे करा ना अभी। हाँ, और ये वो रिटर्न है जो अकेले इक्विटी के पैसों पर है, अकेले डेट के पैसों पर है, या दोनों का मिलाकर जो पैसा लगा उस पर 1.5 लाख कमाया, उस पर 1.5 लाख कमाया, ठीक है, 1,50,000 कमाया है ना। तो प्री टैक्स आरओसी का फॉर्मूला क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, प्री टैक्स आरओसी का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी है 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। आंसर बोल दो आज कितना आ रहा है, 15%, ठीक है। देख लो ना अब यहां पर आरओसी में एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है, हाँ क्लियर है, ओके। लेकिन आरओसी दोस्तों एक तरह का नहीं होता है, आरओसी दो तरह का होता है, एक प्री टैक्स आरओसी और दूसरा पोस्ट टैक्स आरओसी। ये जो अभी है आपने और मैंने जाने अनजाने में कैलकुलेट कर लिया है 15%, ये कौन सा वाला है, प्री टैक्स, ठीक है। पोस्ट टैक्स आरओसी कैलकुलेट करना बहुत आसान, और पोस्ट टैक्स आरओसी जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है, पर वो कारण ना अभी आपके और मेरे डिस्कशन का मैटर नहीं, वो अभी क्लास पूरी बाकी है, उसमें आगे जाकर समझाऊंगा, नहीं तो अभी हम एक सेपरेट ट्रैक पर चले जाएंगे। पोस्ट टैक्स आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे इजीएस्ट ट्रिक है कि जो आपने प्री टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करा है ना 15%, आप उसी 15% को 1 माइनस टी कर दो, यानी 15% इंटू आप क्या कर दो, इंटू 1 माइनस 0.3 कर दो, कितना आ रहा है, 10.5% इज योर पोस्ट टैक्स आरओसी, ठीक है, दैट्स द ट्रिक, ठीक है। ओके, इसके पीछे ना कुछ कारण है, पर वो कारण की गहराइयों में एक्चुअली अभी आप डुबकी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी आपने उतना एफएम नहीं पढ़ रखा, थोड़ा ज्यादा एफएम पढ़ेंगे फिर मैं आपको कारण बता पाऊंगा। दूसरा तरीका होता है उसी 10.5% के आंसर को निकालने का, दूसरा तरीका होता है कि एबिट लिखो और कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, पर अगर आपने बस एबिट लिखकर कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दिया तो आंसर 15% आ जाएगा, एंड दैट वुड बी अ प्री टैक्स आरओसी। आप क्या कर लो, एबिट इंटू 1 माइनस टी कर लो, क्या कर लो आप, एबिट इंटू 1 माइनस टी, यानी 1,50,000 इंटू 0.7 और फिर डिवाइडेड बाय 10 लाख कर दो, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10.5%। ये दोनों ही तरीके हैं क्या कैलकुलेट करने के, पोस्ट टैक्स आरओसी कैलकुलेट करने के। ये देखिए आफ्टर टैक्स आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके, या तो जो प्री टैक्स आरओसी कैलकुलेट कर रखा उसी को पोस्ट टैक्स कर दो, और या फिर एबिट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कर दो। आंसर आ रहा है 10.5%। तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो। हाँ, तो वही डाउट यही है कि सर वो डेट जो हम इंटरेस्ट ऑन डेट देते हैं वो तो देखा जाए तो उस पे तो हमें मतलब उस पे थोड़ी ना टैक्स लगता है, पर अभी तो आपने जाने अनजाने में क्या कर दिया, पूरे ही 1,50,000 पर टैक्स भरवा दिया है। अभी तो वही करा ना अपन ने, पूरे 1,50,000 पे ही आफ्टर टैक्स कर दिया ना, जबकि इंटरेस्ट ऑन डेट डिडक्ट होने के बाद टैक्स लगता है। हाँ, तो ये है, तो ये तो कंफ्यूजन रहता ही रहता है स्टूडेंट्स को शुरुआत में, है ना। तो अभी के लिए उसको एज इट इज डाइजेस्ट कर लो, अभी वो आपका मेरा मैटर नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ी कहानियां है ना। सो टू कीप इट सिंपल, योर प्री टैक्स आरओसी इज सिंपली एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, योर पोस्ट टैक्स आरओसी इज आइदर योर प्री टैक्स आरओसी इंटू 1 माइनस टी और एबिट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी क्या हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन डेट को बख्श रहे हैं, हम तो उस पर भी टैक्स पे कर दे रहे हैं, हम तो उस पर भी टैक्स पे कर दे रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों, थोड़े से ब्रॉड लेवल के कारण है, अभी के लिए उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उपयुक्त समय पर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, क्लियर है अभी आपको आफ्टर टैक्स आरओसी कैसे कैलकुलेट होता है, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं एक और रेशो, और ये रेशो कौन सा है यार, एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट टर्नओवर रेशो वो नहीं यार, ये मैं इसकी बात कर रहा था, एसेट्स टर्नओवर रेशो। मेरे हिसाब से आपने इसके पहले कभी सुन रखा है ये एसेट टर्नओवर रेशो, है ना। दोस्तों एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होता होगा, एसेट टर्नओवर रेशो, तो नेचुरली जो दिमाग में क्लिक होता है वो ये होता है एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, एसेट टर्नओवर रेशो यानी एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, लेकिन वो गलत है दोस्तों, है ना।
एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला एसेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर नहीं होता है, इट्स अदर वे अराउंड, इट्स टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स, है ना। ये देखिए यहां पर करेक्ट फॉर्मूला ये लिखा, तो क्या है यहां पर करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज टर्नओवर अपॉन एसेट्स। अब आप ये पूछेंगे कि सर ठीक है, अब ये तो कोई सा रेशियो है, पर इसका करना क्या है, इस रेशियो से हमें आखिर क्या पता चलता है। दोस्तों सपोज कीजिए कि पिताजी के दो बेटे हैं और दोनों को ही पिताजी को धंधे पानी पर लगाना है, सीमेंट का बिजनेस, उन्होंने सजेस्ट करा कि सीमेंट का बिजनेस करो तुम दोनों को एक दुकान लेकर दे दी अच्छी बड़ी सारी। अब सीमेंट का धंधा मतलब दुकान भी बड़ी लगेगी ना, तो सीमेंट की कितनी सारी बोरियां होती है ना, तो लगभग वो 30 बाय 100 की, यानी 3,000 फीट की दोनों की दुकान पड़ोस पड़ोस में। एक दुकान 3,000 फीट की पहला भाई, एक और दुकान 3,000 फीट की दूसरा भाई, दोनों को सीमेंट का धंधा लगवा दिया पिताजी ने। एक कुछ इनिशियल कैपिटल दे दी कि ये लो भाई इतने लाख रुपए लो, अब खुद जाकर एजेंसी लो, कोई जाकर अल्ट्राटेक सीमेंट की एजेंसी ले लेगा, कोई वंडर सीमेंट की एजेंसी ले लेगा, एंड सो ऑन, राइट। और अपना बिजनेस करना शुरू करो और फिर देखेंगे 1-2 साल बाद कि आखिर कौन ज्यादा कुशल व्यापारी है। दोस्तों ये जो पहला वाला बंदा है ना, इसने भी टर्नओवर मारा 10 करोड़ का साल भर में। कितना टर्नओवर लगाया पहले भाई ने, 10 करोड़ का, और दूसरे भाई ने भी 10 करोड़ का ही टर्नओवर मारा, यानी दोनों का टर्नओवर बराबर रहा, 10 करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। पहला वाला जो भाई है उसने 2 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा इन द एसेट्स, यानी कि इन्वेंट्री रखी हुई है, लोगों को उधार बांटा, प्लांट एंड इक्विपमेंट लाकर कुछ लगाया, ऐसे करके उसने जो ओवरऑल एसेट में डिप्लॉय करा वो कितना करा, 2 करोड़। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि 2 करोड़ लगाकर पहले भाई ने 10 करोड़ का टर्नओवर मारा, पर जो दूसरा भाई है ना उसने सिर्फ 1 करोड़ ही लगाया और उसने 1 करोड़ लगा के 10 करोड़ का टर्नओवर मार दिया। बताओ पहला भाई ज्यादा कुशल या दूसरा भाई? दूसरा भाई ज्यादा कुशल। तो एसेट टर्नओवर रेशियो हमें यही बताता है, एसेट टर्नओवर रेशियो हमें यही बताता है कि कितनी एसेट लगाकर पहले भाई ने 2 करोड़ की एसेट लगाई और कितना टर्नओवर मारा, 10 करोड़ का, पर दूसरे भाई ने वही 10 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ कितनी एसेट में लगा दिया, 1 करोड़ की एसेट में। यानी देखा जाए तो इसका एसेट टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, ये जितनी की एसेट लगाता है उसका 5 टाइम्स टर्नओवर जनरेट करता है। दूसरा भाई जितनी की एसेट लगाता है उसका कितना टाइम्स टर्नओवर जनरेट करता है, 10 टाइम्स। अब टीवी वाले पहुंच गए माइक वाइक लेकर, वीडियो कैमरा लेकर कि सर आपका इंटरव्यू दीजिए। आपने वही टर्नओवर मारा जो आपके भाई ने मारा, लेकिन आपने वो काम 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ में आखिर कैसे कर दिखाया। देखा जाए तो यू आर अ मोर एफिशिएंट बिजनेसमैन, जो कम कैपिटल में उतना ही टर्नओवर लगा रहा है। उसने बताया थीम बहुत सिंपल है, मैं लार्ज इन्वेंटरीज मेंटेन नहीं करता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे गोडाउन में सीमेंट ही सीमेंट रखी हुई है, 8-10 ट्रक इकट्ठे बुलवा लिए और अब बैठे बैठे बेच रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं डिमांड को पहले फोरकास्ट करता हूं और डिमांड के अनुरूप ही मैं आगे कंपनी से सप्लाई मंगवाता हूं। ऐसा करने से मेरा पैसा कम ब्लॉक होता है सीमेंट में। दूसरा, जब मैं लोगों को उधार बांटता हूं तो मैं उनसे समय समय पर टच में रहता हूं और समय समय पर वो बोलते हैं ना उगरानी पटाने का काम करता हूं। वहीं मैं देखता हूं कि मेरा जो भाई है वो टेबल पर बैठे बैठे मोबाइल गेम खेलता रहता है। उसको मालूम है कि यार किसी को अपन ने उधार दिया था और 30 डेज के लिए दिया था और आज 30वां देना, तो कायदे से क्या है उसको सुबह शाम 1-2 फोन लगा देने चाहिए। 1-2 फोन लगाने से अगला बंदा अलर्ट हो जाता है और आपको पेमेंट कर देता है ना। जब आप ही नहीं मांग रहे हो अपना पेमेंट तो सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है जब सेठ जी का फोन आएगा तब देंगे, अभी इसको दूसरे रोटेशन में लगाओ। तो ऐसा करने से दूसरे भाई की उधारी, मतलब वो जो ये वाला भाई है उसकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसका डेटर का अमाउंट बढ़ गया, तो मैंने उसका ओवरऑल एसेट का अमाउंट बढ़ गया। मतलब उसने ज्यादा अमाउंट एसेट में ब्लॉक रखा और मैंने कम अमाउंट एसेट में ब्लॉक कर रखा। सो आई एम ए मोर एफिशिएंट बिजनेसमैन। तो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, हाउ एफिशिएंटली यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस। ठीक है। हाँ, आपने कभी कभी इन कंपनीज की तारीफ सुनी होगी ना, ओला और उबर की, कि विदाउट ओनिंग अ सिंगल कार, अरे यार आज से 15 साल पहले किसी को बोलोगे यार मुझे कार रेंटल का धंधा करना है, तो क्या बोलेगा, कार रेंटल का धंधा करना है तो सबसे पहले कार खरीदो, कार में पैसा फंसाओ। ओला और उबर क्या करते हैं, वो कार थोड़ी खरीदते हैं, पर कार रेंटल का सबसे बड़ा बिजनेस दुनिया में यही लोग कर रहे हैं, ओला और उबर, विदाउट ओनिंग अ सिंगल कार। सो सच बिजनेसेस आर कॉल्ड एज एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल यानी अपना पैसा भी नहीं फंसे
वो धंधा भी चले। हर व्यापारी से किसी से भी पूछोगे ना तो वही बोलेगा यार धंधे में पैसे की जरूरत है, लेकिन काश ऐसा धंधा मिल जाए जिसमें पैसा ही नहीं लगे। एसेट लाइट मॉडल, और आज का जमाना एसेट लाइट मॉडल का ही तो है। ओला उबर क्या है, जोमेटो क्या है, विदाउट ओनिंग अ सिंगल रेस्टोरेंट। एक भी रेस्टोरेंट उन्होंने कहाँ ओन कर रखा, पर फिर भी वो सारे रेस्टोरेंट का फूड डिलीवरी आज आपको बोलेंगे यार भूख लगी, क्या आएगा दिमाग में? जोमेटो का रेस्टोरेंट थोड़ी, उसने पैसा थोड़ी लगाया। या फिर वो देखो ना, वो होटल में आपका क्या चलता है ना, वो होटल में, वो होटल्स की बुकिंग करने के लिए वो ओयो ओयो ओयो, वो होटल होटल रूम रेंट पे लेना, ओयो। ओयो भी क्या करता है, उसको कोई जमीन खरीद के बिल्डिंग नहीं बनानी, उसने बोला इतना करूंगा तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। उसने तो पैन इंडिया की सारी होटल के साथ जाकर टाई अप कर लिया और होटल का बिजनेस कर रहा है विदाउट ओनिंग अ होटल, राइट। तो ये सारे बिजनेसेस कैसे, एसेट लाइट मॉडल है, मतलब ये टर्नओवर लपक के जनरेट करते हैं पर इन्वेस्टमेंट काफी कम करते हैं। इज दैट क्लियर? ओयो हुआ, राइट। ये जैसे आप डाइन आउट बता रहे हो स्विगी का, तो वो भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो ये सारे हैं। हाँ थोड़ी बहुत करते हैं वो, बट मैक्सिमम ओयो का क्या काम है, आप बनाओ होटल, हम तो आपके साथ टाइप करके हम बुकिंग लाकर दे देंगे, उसमें हमारा कट मिल जाएगा। तो खुद की एक होटल लगाओ, उससे तो अच्छा 10 के साथ टाइप कर लो ना। इसका एक और बड़ा फायदा रहता है, कभी इंडस्ट्री में डाउन टर्न आता है ना, तो अपन सुखी बैठे रहते हैं आराम से कि ठीक है अपना कौन सा पैसा लगा हुआ है। तो समझदारी किसमें है कि हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो कम से कम रहे या हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा से ज्यादा रहे, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी कम से कम एसेट लगे लेकिन उस पर टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। सो इट शोज हाउ वेल वी हैव यूटिलाइज्ड आवर एसेट्स इन जनरेटिंग द टर्नओवर। जनरली हायर एसेट टर्नओवर रेशियो वर्सेस इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड कैसा, बेटर, ठीक है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो क्या होता है, डबल एस वर्ड। और अब हमें ये देखना है, अल्टीमेटली आपके मेरे सामने एक ही सवाल है कि क्या हमें डेट लेना चाहिए, हमें प्रेफरेंस से पैसा रेज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला अहम सवाल कि क्या कंपनी को डेट लेना चाहिए या नहीं, इसका बहुत सीधा सा जवाब, बहुत सीधा सा जवाब। मान लो आपका एक फ्रेंड है, अभी आप लोग तो सीए इंटरमीडिएट में आ गए हो, आपका एक फ्रेंड था जो स्कूल टाइम से आपका फ्रेंड था, लेकिन 12th से ही उसका बिल्कुल क्लियर था, 11 12 से वो बिजनेस बैकग्राउंड का ही था, और उसको घर वालों ने भी समझा रखा था कि यार तू ये फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई कंप्लीट कर ले, लड़की अच्छी मिल जाएगी, अपन बायोडेटा में लिख देंगे, बाकी अपने को करना धंधा ही है। होंगे आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिनका शुरू से क्लियर है यार हमें तो फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है ना। उसका फोन आया आपके पास और उसने बोला भाई यार एक नया मैं खुद का कुछ करना चाह रहा हूं, तो अब मैं बैंक से लोन लूं या नहीं लूं वो मन में चल रहा है। तो सिंपल आप ये पूछना बैंक का लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, उसने बोला 11%। दूसरा सवाल पूछना कि अब ये जो पैसा हम रेस करेंगे 11% पर, इस पैसे को हम जहां डिप्लॉय करेंगे वहां कितना रिटर्न मिलेगा। अगर उसका जवाब 11% से ज्यादा आ जाए, मान लो उसका जवाब आ जाए 15%, तो बोलना कर ले उधार ले ले। उसका जवाब आया यार नहीं यार वो बिजनेस में रिटर्न ज्यादा नहीं, सिर्फ 8%, उसका मत ले उधार, क्योंकि तू मान ले 1 लाख रुपीज लेगा बैंक से, तो तू बैंक को देगा 11%, पर तू उस 1 लाख रुपीज को लगाकर कमाएगा सिर्फ कितना 8%, तो बचाओ 3% घर से लाना पड़ेगा, जेब से देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो द सिंपल रूल इज व्हेन शुड यू बोरो, आपने कब पैसा उठाना चाहिए उधार में, जब आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार पे उठा रहे हो उससे ज्यादा आप कमा पा रहे हो। एज सिंपल एज दैट। वो बहुत कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। फाइनेंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स कॉमन सेंस। मैं क्या बोल रहा था, उधार कब लेना चाहिए, व्हेन यू कैन अर्न रिटर्न विच इज हायर देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सरल शब्दों में आपका आरओसी का परसेंटेज, सरल शब्दों में क्या, आपका आरओसी का परसेंटेज मस्ट बी ग्रेटर देन योर इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज। अरे यार देखो, मैं हूं मान लो आपका वो दोस्त है ना, और मान लो एक बिजनेस में 10 लाख रुपए लगने वाले, और मैं मेरे खुद के 2 लाख रुपीज लगा रहा हूं, और बैंक से मैं 8 लाख रुपीज ला रहा हूं, हो गए 10 लाख। इस 10 लाख को मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो जो मैं रिटर्न कमाऊंगा उसको आरओसी तो कहेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मेरे खुद के 2 लाख प्लस बैंक के 8 लाख,
मेरे खुद के 2 लाख और बैंक के 8 लाख मिलाकर कितने हो गए 10 लाख। अब इस 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न कमाएंगे उसको क्या कहेंगे आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड दिस आरओसी मस्ट बी ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज। हाँ ओके दोस्तों, गहरा सवाल, आप जब कंपैरिजन करोगे यहां पर तो आप प्री टैक्स आरओसी से कंपेयर करोगे या फिर पोस्ट टैक्स आरओसी से? प्री टैक्स, क्योंकि आपको जो बैंक को ब्याज देना है वो सरकार को टैक्स देने के बाद ब्याज देना है या सरकार को टैक्स देने के पहले ब्याज दिया जाता है? सरकार को टैक्स देने के पहले ब्याज दिया जाता है ना बैंक को। अरे फिर जो बचेगा उस पर ही टैक्स देंगे, नहीं तो फिर क्या है बात का टैक्स। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा रूल, व्हेन शुड यू बोरो डेट, व्हेन शुड यू बोरो डेट, इफ योर प्री टैक्स आरओसीई का परसेंटेज इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज, ऐसे केस में कंपनी शुड एम्प्लॉय द डेट। दोस्तों ऐसे केस में लेवरेज आपके फेवर में काम करेगा। क्यों फेवर में काम करेगा? क्योंकि आपने पैसा रेज कम रेट पर करा है और उसको डिप्लॉय ज्यादा रेट पर किया है। ठीक है, मैं इस एग्जांपल को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ना। सपोज कीजिए कि ये रहा वो बैंक वाला है ना जिससे कि हम डेट ले रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ गया यार एक और बंदा अपना इक्विटी वाला, ये रहा है ना, ये रहा वो बंदा अपना इक्विटी वाला है ना, जिससे कि हाँ मतलब ये अपना फ्रेंड ही हो गया जो पैसे लगा रहा है। ओके, तो फ्रेंड ने इस बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपीस लगाए हैं और वो उधार बैंक से लेकर आ गया कितना 8 लाख रुपीस। तो ऐसे करके टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट कितना हो गया? ये बैलेंस शीट बन गई है। बैलेंस शीट ऐसी तो बनती है दोस्तों, 2 लाख रुपीस इक्विटी ने लगाए हैं और 8 लाख रुपीस डेट ने लगाए, तो ऐसे करके ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। अब एसेट साइड में हम क्या करेंगे, इस 10 लाख रुपीस को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में डिप्लॉय कर देंगे और जिस भी बिजनेस में डिप्लॉय करेंगे वहां से हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये जो हमें रिटर्न मिलेगा ये आखिर कितना परसेंटेज हमें रिटर्न मिलेगा वो कौन बताएगा? तो 10 लाख पर रिटर्न आरओई बताता है या 10 लाख पर रिटर्न आरओसी बताता है? 10 लाख पर रिटर्न आरओसी बताता है। आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? एबिट। सपोज करेंगे दोस्तों, आज ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मान लीजिए कि आपका एबिट है 1,50,000, आपका एबिट कितना है 1,50,000। ठीक है, अब इसमें से हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो बचेगा ईबीटी, इसमें से हम टैक्स पे कर देंगे तो बचेगा ईएटी। मान लीजिए कि टैक्स रेट 30% है ना। मान लीजिए कि ये जो डेट वाला है इसने हमें लोन दिया है कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर? 12% इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, तो अब आप खुद ही बताइए कि अगर हमने 8 लाख रुपीस रेस करें एट द रेट ऑफ 12% तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 96,000। तो हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 54,000। 54,000 का 30% यानी कितना? 16,200 हमने टैक्स पे कर दिया, तो भी कितना हम घर लेकर गए? 37,800। ठीक है, हाँ। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने बिजनेस में लगाए कितने? 10 लाख, दोनों भाइयों ने मिलकर, इक्विटी प्लस डेट ने मिलकर 10 लाख लगाए हैं और उस 10 लाख पर आप कितना कमा रहे हो? 1,50,000 है ना। 10 लाख पर इनकम 1,50,000 है, बाद में उस 10 लाख के दो टुकड़े हो रहे हैं जिसमें से 96,000 किसको मिल रहे हैं? इसको। 37,800 किसको मिल रहे हैं? इसको। पर दोनों का मिलाकर रिटर्न कितना कमाया? 1,50,000 कमाया, कितना लगाकर? 10 लाख लगाकर। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज कितना हुआ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्ड्स को फील करना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर हम 15% रिटर्न कमा रहे हैं ना। जस्ट कंपेयर इट विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 10 लाख है ना, 8 लाख भी इस 10 लाख का हिस्सा है। तो जब हम 10 लाख पर 15% कमा रहे हैं मतलब इसके अंदर जो 8 लाख है उस पर भी 15 ही कमा रहे हैं और 2 लाख पर भी 15 ही कमा रहे हैं। और उन 8 लाख पर जिस पर कमा 15 रहे हैं उन 8 लाख पर दे सिर्फ कितना रहे हैं? 12। यानी एक्स्ट्रा 3% किसकी जेब में जा रहा है? इक्विटी की जेब में जा रहा है। यानी इक्विटी के केस में ये लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल काम कर रहा है या एडवर्स काम कर रहा है? फेवरेबल काम कर रहा है, इसका रिटर्न बढ़ रहा है। हाँ ओके,
ठीक है। अगर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ जाए और ये एबिट अगर 1 लाख ही बचे, तो अब देखा जाए तो इक्विटी वाले ने अगर डेट लिया तो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पूछो कैसे? क्योंकि ये 8 लाख इस 10 लाख का हिस्सा है। उस 10 लाख पर हम कमा सिर्फ कितना रहे? 1 लाख, यानी हम कमा कितना रहे? 10%। तो जो 10 लाख है उस पर हम 10% कमा रहे हैं ना, और 10 लाख पर 10% कमा रहे का मतलब क्या है कि 2 लाख पर भी 10% कमा रहे हैं और 8 लाख पर भी 10% कमा रहे हैं। और आप खुद ही सोचो यार, हाँ 8 लाख इसके अंदर है ना, उस पर हम कमा रहे हैं 10%, लेकिन दे रहे हैं कितने? 12%। सुना होगा ना आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो कमा रहा है अगला 10%, डेट से जो पैसा लिया उसको डिप्लॉय करके कमा रहे हैं 10 और दे रहे हैं कितना? 12। बताइए ऐसे केस में लेवरेजिंग करनी चाहिए या ना बाबा ना? ना बाबा ना, मत करो लेवरेजिंग। उधार के पैसा लाके जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा तो तुम ब्याज भर दे रहे हो। तो ऐसा करने से आपका रिटर्न किल हो जाता है, यानी आप जो अदरवाइज बिना लेवरेज के कमा सकते थे ना, उससे अब कम कमाओगे, क्योंकि आपका कुछ रिटर्न तो ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा, है ना। सो इफ योर प्रीटैक्स आरओसी का परसेंटेज इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, यू हैव अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। कंपनी को डेट नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका आरओसी और ब्याज का रेट सेम ही चल रहा है तो फिर देखा जाए तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पोजीशन है कि मैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा रेज कर रहा हूं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं कमा भी रहा हूं। ठीक है, क्या क्लियर है? ओके दोस्तों, बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कैसे चेक करेंगे कि प्रेफरेंस से पैसा रेज करें या नहीं। बस एक ही छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस के केस में प्री टैक्स आरओसी का परसेंटेज नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आपने ये डेट की बजाय प्रेफरेंस से पैसा रेज करा और प्रेफरेंस को अगर आप 12% डिविडेंड दे रहे हो तो 12 कमाने से उसको 12 नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आपने इससे पैसा रेज करा और इस पर 12% कमाया प्री टैक्स, तो बीच में सरकार बैठी, वो टैक्स उड़ा ले जाएगी और आपके पास जो मनी लेफ्ट होगा टू मेक पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वो कौन सा होगा? पोस्ट टैक्स। तो आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है ना, उससे ज्यादा क्या आपको कमाना पड़ेगा? प्री टैक्स आरओसी या पोस्ट टैक्स आरओसी मस्ट बी ग्रेटर देन, पोस्ट टैक्स आरओसी मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज। ठीक है, तो मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपको 12% देना है तो आपको पोस्ट टैक्स आरओसी 12 से ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो जाकर फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होगा और आप पैसा प्रेफरेंस से रेस कर लो। अगर दोस्तों आप कम कमा रहे हो ना पोस्ट टैक्स आरओसी, मत करना, मेरी मानो ना घर की सलाह, तो मत करना, आप प्रेफरेंस से पैसा रेस मत करना। लेकिन हाँ, अगर आपका ये सेम चल रहा है तो फिर न्यूट्रल है, कोई फायदा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। तो कंक्लूड हमने क्या करा? कंपेयर करेंगे हम आरओसी को किससे? रेट से। लेकिन डेट के केस में किससे कंपेयर करेंगे और प्रेफरेंस के केस में किससे कंपेयर करेंगे? उसके पीछे कारण साफ है। कारण बस इतना सा है कि इंटरेस्ट पे करते वक्त हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, टैक्स इंटरेस्ट के बाद का मैटर है। तो प्री टैक्स रिटर्न अगर आपने इंटरेस्ट रेट से ज्यादा कमा लिया मतलब हो जाएगा आपका। प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करने के लिए पहले टैक्स देना पड़ता है, तो आपका आफ्टर टैक्स रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन योर प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज। क्या क्लियर है? एक काम कर देना दोस्तों, वो एक क्वेश्चन था यार जो करने की अपनी इच्छा थी पर अधूरी रह गई थी, अब आ जाओ फिर से उस क्वेश्चन पर आ जाओ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये मतलब कर पाएंगे। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ कितने रुपीस? 75 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 56%। तो ये जायज सी बात है, बताना नहीं पड़ता बच्चों को कि 56% किसका होगा? सेल्स का। हाँ, एंड फिक्स कॉस्ट इज कितने रुपीस? 6 लाख। इट हैज अ डेट ऑफ 45 लाख एट 9% एंड इक्विटी ऑफ रुपीस 55 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रीट। अब ना वो वहां पे आईसीआई इंटरमीडिएट में लिखता तो है वर्ड इंटरप्रीट, पर इंटरप्रीट करता नहीं, उसको कैलकुलेट ही करता है। जैसे फाइनल में तो क्या होता है कि इंटरप्रीट का मतलब अलग है और कैलकुलेट का अलग है और रिकमेंड का और ऐसे एनालाइज का वर्ड अलग है, ऐसा है ना। अपने इंटरमीडिएट में तो जो हमसे बन पड़ता है वही होता है बस वो। तो अभी आप फॉर्म का क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? ROI। ओ, ये तो मैंने समझा ही नहीं आपको ROI क्या होता है। जो ROC होता है ना वही ROI होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा सिनोनिम क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ROC एंड ROI बोथ आर वन एंड द सेम थिंग।
ठीक है, अपने सिलेबस में ऐसा ही आरओसी और आरओआई एक ही। तो अपने को फॉर्म का आरओआई कैलकुलेट करना है, यूं कर लेंगे आरओआई। आरओआई को आप आरओसी पढ़ो, और आरओसी का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओ, आपको ईबीआईटी मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं मालूम। तो ईबीआईटी पता करने के लिए लेट्स ड्रॉ एन इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट बना लें। कैसे बनाएंगे दोस्तों इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले सेल्स कितना लिख देंगे? 75 लाख रुपीस लिख दिया आपने, सेल्स 75 लाख रुपीस। अगला क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। कितना अमाउंट आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का? 75 लाख का 56%, यानी कि 30 नहीं 42 लाख। ये देखिए दोस्तों 42 लाख आ गई वेरिएबल कॉस्ट। तो 50, तो ये 75 में से 42 माइनस करें, कितना बचा? 33 लाख आ रहा है कंट्रीब्यूशन। ओके, अब 33 लाख के कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे? 6 लाख की फिक्स कॉस्ट, कितना बच रहा है? 27 लाख। ठीक है, अब एक काम करते हैं दोस्तों, वो तो क्या वैसे तो हमें एबिट तक ही चाहिए था, पर क्या जैसे आगे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल लेवरेज और ये सब मतलब चीजें पूछ ही रहे हैं ना वो, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ तक बनाए इनकम स्टेटमेंट तो आखिरी तक बना ही लेते हैं, फिर जब जो जैसी जरूरत लगेगी वैसा उठा लेंगे उसमें से। तो बताइए एबिट के नीचे की दुनिया क्या है? इंटरेस्ट। कितना अमाउंट पर कितना परसेंट? 45 लाख का 9%, यानी कि 4,05,000। तो हम 27 लाख में से 4,05,000 ब्याज माइनस कर देंगे। कर दिया, कितना बचा? 22,95,000 बचा। इसको मैं क्या नाम दूंगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 22,95,000। अच्छा, इस अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। कितना? ओ, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट नहीं दी है, और क्योंकि क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट नहीं दी, इसलिए इससे आगे का इनकम स्टेटमेंट अभी हमारे लिए बना पाना संभव नहीं है। तो बस हम यहीं पर ही हमारे इनकम स्टेटमेंट को विराम दे देंगे। ठीक है, ईबीटी निकाल लिया अपन ने, बस इतने में ही खुश हो जाओ, है ना। चलो आ जाओ यार, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या कैलकुलेट करना था? आरओसीई, यानी वही आरओआई। फॉर्मूला तो मैंने ठीक लिखा ना? बताइए दोस्तों एबिट की जगह पर क्या लिखूंगा? 27 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में 55 लाख आएगा या फिर 45 लाख आएगा, या फिर है ना 1 करोड़ आ जाएगा, 100 लाख आ जाएगा? क्योंकि भाई इक्विटी भी कैपिटल ही होता है और डेट का अमाउंट भी कैपिटल के अंदर सम्मिलित होता है। तो कितना आ रहा है आंसर? 27%। दोस्तों ये जो आपने 27% जाने अनजाने में मुझे आरओसी बता दिया है, ये प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स है? ये प्री टैक्स है, क्योंकि आपने न्यूमरेटर में क्या लिया है? सिर्फ एबिट। अगर आप पोस्ट टैक्स निकालना चाहो, अरे इसमें तो हो ही नहीं सकता, पोस्ट टैक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन ने टैक्स रेट ही नहीं दिए। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि हमें आरओआई प्री बताना है या फिर पोस्ट बताना है। देख लें दोस्तों आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है। आंसर आप ये देखिए, आगे आंसर कितना परसेंट आ रहा है? आंसर 27%। देखो फॉर्मूला भी उन्होंने वही लिखा है जो हमने हमारे ख्वाबों ख्यालों में सोचा था, एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए अब इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? आप बताइए ना दोस्तों अपनी दूरदृष्टि से कि क्या फर्म को फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है या नहीं है? है? कैसे बता पा रहे हो यार? है, क्योंकि ब्याज देना कितना है, और उसका पैसा जो 45 लाख है, जो इस 1 करोड़ का हिस्सा, उस पर कमा कितने रहे, मतलब गजब का चल रहा है। मतलब हाँ, 9 पे उठा रहे, 27 पे लगा रहे, और क्या चाहिए जिंदगी में। ROI is 27% and interest on debt is 9%. Since ROI is greater than interest of debt, hence it has a favorable financial leverage. थर्ड पॉइंट क्या है दोस्त? If the firm belongs to an industry, हम एक ऐसी कंपनी जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हुआ, हुज कैपिटल टर्नओवर इज कितना? 3। ये थोड़ा स्टाइल मारते हैं दोस्तों, पर आप समझ जाना, वहां कैपिटल टर्नओवर इज 3 का मतलब होता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। डज इट हैव अ हाई और लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो? यानी दोस्तों हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उसका कैपिटल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई है या फिर लो है। तो सबसे पहली फुर्सत में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारा खुद का कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट
करना पड़ेगा। दोस्तों कैपिटल टर्नओवर रेशियो मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन जो समझदार है उसको इशारा काफी है। अरे मैंने कैपिटल टर्नओवर नहीं सिखाया पर एसेट टर्नओवर तो सिखा दिया ना, तो बस उसी एनालॉजी पर कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बोलो। टर्नओवर अपॉन एसेट। तो कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा? टर्नओवर अपॉन कैपिटल, और यहाँ कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। दोस्तों टर्नओवर कितना है? 75 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1 करोड़। ओ तो कितना आ रहा है इनका कैपिटल टर्नओवर रेशियो? 75% नहीं दोस्तों, टर्नओवर रेशियोस टाइम्स में होते हैं। तो कितना आ रहा है इनका टर्नओवर रेशियो? 0.75 टाइम्स। अब क्या ही बोले, बताइए दोस्तों, ये हाई कैपिटल टर्नओवर रेशियो है या काफी लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है? काफी लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यानी देखा जाए तो हमारी कंपनी अच्छी है या अभी तो लाख बुराइयां हैं हम में, लाख बुराइयां हैं हम में। इंडस्ट्री में जो दूसरे प्लेयर है ना, वो जितनी कैपिटल लगा रहे हैं उसका 3 गुना टर्नओवर मार रहे हैं। यानी अगर उन्होंने 1 करोड़ की कैपिटल लगाई तो 3 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है, और ये रहे एक हम सिर्फ कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं? 75 लाख। यानी आत्ममंथन की जरूरत है या नहीं है? है इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो अपना कितना आ गया टर्नओवर रेशियो 0.75 टाइम्स, विच इज वेरी लो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज ऑफ कितना? 3 टाइम्स। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है बताइए। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करना है। यूं कर देंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। ये रहा दोस्तों आपकी आंखों के सामने इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, अरे जिसकी वजह से आता है ना उसके एक ऊपर का नंबर बटे एक नीचे का नंबर। 33 लाख डिवाइडेड बाय किया आपने 27 लाख, कितना आ रहा है आंसर? 1.2 आ रहा है। तो ये देख लो आप ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है? 1.22 आ रहा होगा यार, 1.22 है ना। अच्छा फिर ये भी कैलकुलेट कर दो फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज में सिर्फ डेट है या डेट और प्रेफरेंस दोनों है? सिर्फ डेट है, और क्योंकि सिर्फ डेट है इसलिए वो वाला फॉर्मूला चल जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला है ना? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यानी 27 लाख डिवाइडेड बाय 22,95,000 आंसर आ रहा है 1.17 कुछ। ये देख लो 176, यानी इंग्लिश में 1.18 बोल देंगे। एक और चीज क्या कैलकुलेट करनी है दोस्तों? कंबाइंड लेवरेज। अब कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके, या तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करा था ना 1.222, और जो फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करा 1.167 जो भी आया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। या फिर दूसरा तरीका है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। मानते हो नहीं मानते? है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अरे उसके पीछे कारण क्या है कि डीसीएल होता क्या है? डॉल इंटू डीएफएल। डॉल खुद क्या होता है? कॉन्ट्री बाय एबिट। डीएफएल क्या है इस केस में? एबिट बाय ईबीटी। तो आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बचा जिंदगी में? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। आंसर कितना बोल रहे हो? हल्का सा इधर उधर चलेगा, ईसीआई ने खुद नहीं अपने आंसर्स के आगे अप्रॉक्स लिख दिया। ठीक है, 1.43 आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत। ये मान लो दोस्तों हमसे ये वाला पॉइंट भी हो गया 4 पॉइंट, है ना। अब 5th पॉइंट क्या पूछ रहे हैं? इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज एबिट विल इंक्रीज। अब दोस्तों यहां पर फर्क पता चलेगा एक नवसिखिए में और एक प्रोफेशनल के बीच। नवसिखिया इंसान इस 4th पॉइंट को, ये 5th पॉइंट को कैसे सॉल्व करेगा वो देखना। सेल्स कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? 10% से। तो 75 लाख की जगह वो क्या कर लेगा? हाँ 82,50,000 बोल देगा ना। फिर वो बोलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 56%। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख लिखूं या 8250 का 56%, यानी कितना आ जाता है? 46,20,000। हाँ तो अब कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा दोस्तों? 36,30,000। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेंगी एट 6 लाख रुपीज, यानी कि एबिट कितना आ जाएगा? 30,30,000। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? ये पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज एबिट विल इंक्रीज। तो पुराने जमाने में एबिट कितना था? 27 लाख। नए जमाने में एबिट कितना हो गया?
30,30,000 कितने से बढ़ा? 3,30,000 से बढ़ा ना, ऑन द बेस ऑफ क्या? 27, यानी कितने परसेंटेज से बढ़ा? 12.22% से बढ़ा। ये हुई एक नौसिखिए की बात। प्रोफेशनल क्या बोलेगा, मैंने इतनी पढ़ाई क्या इसलिए करी? वो बोलेगा अभी मैंने डॉल कैलकुलेट करा था ना, डॉल कितना था? 1.22। 1.22 के डॉल का मतलब ही क्या है? फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, EBIT will increase by 1.22%. So if there is a 10% change in sales, so EBIT will change by 12.22%. As simple as that. हाँ, ये देखो प्रोफेशनल आंसर क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लो ना, खुद ही पढ़ लो 5th पॉइंट का आंसर। ठीक है, ओके। ये मत पूछ लेना कि फिर सर अगर हम एग्जाम में ऐसा करके आएंगे तो नंबर मिलेंगे क्या? ऐसा पहली बात तो करना ही नहीं है, पर हाँ कर दोगे तो मार्क्स जरूर दे देगा इसी, पर मेहनत कितनी लग जाएगी, तो चेक करने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में। दोस्तों 6th पॉइंट, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द EBT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अभी जब हम 75 लाख का टर्नओवर मार रहे हैं तो हमारा EBT कितना आ रहा है? 2295। लेकिन क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है कि आखिर हम कितना सेल्स करें ताकि हमारा EBT ही क्या आ जाए? 0। अब इसको देखना हम कैसे करेंगे। इसको करने के भी दो तरीके, उसमें से पहला तरीका सीधा जाए या उल्टा आए। उल्टा चलो, तो आप क्या करोगे? उल्टा चलते वक्त EBT कितना सेट कर दोगे? 0। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डेट मानेगा क्या? या वो तो जिसको 4,05,000 हमें देना है ब्याज, तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। तो फिर आपका EBIT कितना हो जाएगा? 4,05,000 होना चाहिए, तब जाके नीचे 0 आएगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख, यानी कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 10,05,000। हाँ, आप बताइए क्या करेंगे? यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिख देंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सही जवाब दे पाओ या नहीं दे पाओ, बस इतना सा बता दो कि 42 लाख लिखेंगे या उससे कुछ अलग लिखेंगे। कुछ अलग, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। इट वेरीज, बट वेरीज विथ व्हाट? टर्नओवर। डू वी नो द टर्नओवर राइट नाउ? नो, वी डोंट नो दैट। तो अब हमें रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर सेल्स 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट उसका 56% है, यानी कि कंट्रीब्यूशन उसका 44%। यानी कि बाबा ये जो 10,05,000 है वो कितने परसेंट के बराबर है? 44% के बराबर है। सो 10,05,000 डिवाइडेड बाय 44%, कितना आ रहा है आंसर? मैं पूछता हूं कितना आ रहा है आंसर? 22 लाख 090। ये आ गया दोस्तों। अगर इतना होगा ना सेल्स तो हमारा EBT 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पर ICI ना आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बच्चे ऐसे सॉल्व करें। फिर लेवरेज सिखाने के मतलब ही क्या रहे? फिर तो बिना सिखाए कोई भी कर लेगा ये। इसमें बताओ कहीं से कहीं तक लेवरेज आया क्या पिक्चर? नहीं दोस्तों, अगर सेल्स के चेंज होने पर EBIT कितना चेंज होता है ये देखा जाता तो दुनिया इसे क्या कहती? ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर EBIT के चेंज होने पर EBT कितना चेंज होता है ये देखा जाता तो उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। लेकिन अभी देखना क्या है हमें इस पॉइंट में कि सेल्स के चेंज होने पर EBT कितना चेंज होगा, मतलब कौन सा वाला लेवरेज देखना है? कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यही आंसर निकालेंगे, वापस से निकालेंगे, यही आंसर निकालेंगे दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसे रिवर्स जाकर नहीं निकालेंगे। क्या यूज करके निकालेंगे? कंबाइंड लेवरेज यूज करके निकालेंगे। ठीक है, ओके। आप मुझे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ ना, DCL का फॉर्मूला क्या है? अब ये वाला मत बोल देना डॉल इनटू DF, दूसरा कुछ बोलो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T, है ना? अरे अगर मैं DFL पूछता तो आप ऊपर EBIT लिख देते हैं, पर मैंने DCL पूछ लिया तो आपने क्या कर दिया? उसको कंट्रीब्यूशन। हाँ,
पर यहां पर ये वाले फॉर्मूलाज काम में नहीं आने वाले, परसेंटेज वाला फॉर्मूला काम में आएगा। परसेंटेज वाला वर्जन बोलो डीसीएल का, परसेंटेज चेंज इन ईएईएस और ईपीएस डिवाइडेड बाय क्या, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि सेल्स में चेंज होने पर ईएईएस या ईपीएस में कितना चेंज आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ईएईएस और ईपीएस की बजाय मैं ईएटी भी लिख सकता हूँ क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं। अच्छा, ईबीटी भी लिख सकता हूँ क्योंकि टैक्स है ही नहीं। तो फॉर दिस क्वेश्चन आई कैन रीराइट द फॉर्मूला एज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। समझ गए? वो इस फॉर्मूले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिख पा रहा हूं, यूं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा डेटा वेटा तो कुछ तो फिट करवाओ यार, कुछ तो करो आप दोस्तों। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स और डीसीएल, 3 आइटम्स है यहाँ पर। हर फॉर्मूले की खासियत होती है कि जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हो, अगर उसमें से एक कम मालूम हो तो एक की वैल्यू तो फॉर्मूला ही बता देगा। चलो, डीसीएल मालूम है या नहीं? निकाला था ना डीसीएल 1.44। हाँ, तो डीसीएल की जगह पर मैं क्या सेट कर दूंगा, 1.44। अब आप ये बताइए कि ये पता है और ये पता करना है, मतलब ये पता है और ये पता करना है, या फिर ये पता है और ये पता करना है? बताइए क्या पता है और क्या पता करना है? सेल्स पता है, चेंज इन सेल्स पता है, कितना बताओ, कितना चेंज इन सेल्स बताओ। अपन ये वाला कर रहे हैं ना, है ना, ये वाला कर रहे थे ना अपन। तो हमें मालूम है कि चेंज इन सेल्स कितना है, या वो तो नहीं मालूम है। इनफैक्ट क्वेश्चन हमसे खुद से क्या पूछ रहा है, लेवल ऑफ सेल्स हमसे पूछ रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी क्वेश्चन ने दिया है, या कुछ पहेलियां बुझाइए, कुछ पहेलियां बुझाइए। देखिए क्या बोला है, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी विल बी इक्वल टू 0। ईबीटी कितना हो जाए, 0 हो जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, 100% बोल रहे थे आप। हाँ, किसी भी चीज को 0 पर लाने का दूसरे शब्दों में मतलब होता है उस चीज को 100% से चेंज करना। नहीं समझा? मान लो मैं हूं प्रवीण खटोड़, मतलब मान लो क्या, मैं तो हुई। मान लीजिए कि मेरी नेटवर्थ है 1 करोड़ रुपए। अब बताइए मेरी नेटवर्थ 0 कब हो जाएगी, जब 100% से गिर जाएगी। क्योंकि मेरी नेटवर्थ जब 50% से गिरेगी तो 50 लाख ही बचेंगे मेरे पास, 75% से गिरेगी तो 25 लाख ही बचेंगे। तो 0 आने के लिए कितना परसेंट चेंज चाहिए, 100%। अच्छा एक मिनट, अगर मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ रुपीस है, तो बताइए अब कितना परसेंटेज चेंज लगेगा? सर अब भी 100%। अंबानी जी को 0 पे आने में कितना परसेंटेज चेंज लगेगा, 100%। अंबानी जी की जो नेटवर्थ है मान लो 20 लाख करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है, बताइए 0 कब हो जाएगी, व्हेन देयर इज 100% चेंज। So if you bring down something to 0, by how much percentage you would change? 100%। तो दोस्तों परसेंटेज चेंज इन ईबीटी क्वेश्चन ने हमें इशारों इशारों में समझा दिया है कितना परसेंटेज चेंज है, 100% का चेंज। और ये 100% का चेंज इंक्रीज की डायरेक्शन में या डिक्रीज की डायरेक्शन में? डिक्रीज की डायरेक्शन में है। तो बस अब समझदार को इशारा काफी होता है। अब हम परसेंटेज चेंज इन सेल्स नहीं निकाल सकते क्या? मैथ ही तो लगाना है। ये इधर जाएगा 1.44, नीचे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.44, कितना आ रहा है, 69.44। परसेंटेज नेगेटिव यानी डिक्रीज। जिस दिन हम हमारा सेल्स इतने परसेंट से गिरा देंगे उस दिन हमारा एबिट पूरे 100% से गिर जाएगा। तो आंसर आता है 69.44% से हम डिक्रीज कर देंगे। लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन ने आपसे परसेंटेज चेंज इन सेल्स पूछा है या क्वेश्चन ने पूछा एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स? यानी देखा जाए तो आंसर परसेंटेज में देना है या अमाउंट में? अमाउंट में। तो अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा, वो सेल्स का अमाउंट उठा लेगा। कितना है अभी सेल्स का अमाउंट, बताइए बताइए। $75 लाख है दोस्तों सेल्स का अमाउंट। बस अब मैं क्या समझाऊं, 75 लाख में से कितना परसेंट डिक्रीज कर दोगे, 69.44% डिक्रीज कर दो, कितना आ रहा है आंसर, 22 लाख। सम ऑड नंबर आ गया जो रफली इससे मैच होगा, एक्यूरेटली मैच नहीं होगा। और वो आप भी समझ रहे हो एक्यूरेटली मैच क्यों नहीं होगा, मैं भी समझ रहा हूं। बोलो क्यों? क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ करी थी। जब हमने ये 1.44 कैलकुलेट करा था तो असली में 1.44 था, ये कुछ और था।
कुछ और था। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा, बट आईसीआई को वो टॉलरेबल है, मंजूर है। ठीक है, आंसर कितना बोल रहे हो आप? ये ऐसा ही कुछ बोल रहे हो ना, 2294, 92 है ना, ये आ गया आंसर। और ये भी अप्रोक्स में लिखा है आईसीआई ने। और आईसीआई जो चेकर होता है उसको इतना मार्जिन देता है कि क्योंकि हर बच्चा राउंडिंग ऑफ करेगा तो इसके आसपास के आंसर्स को सभी को सही माना जाए। ठीक है, ये देखो कंबाइंड लेवरेज 1.44 है, तो 69.44% का जब सेल्स ड्रॉप होगा तो हमारा एबिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब नया सेल्स कितना होगा, 75 लाख माइनस 69.44%, ये आ गया। क्या क्लियर है? हाँ, लास्ट पॉइंट दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन ने, इफ एबिट इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट, 20%। हो, आपका एबिट 20% से बढ़ रहा है। एबिट दिख रहा है आपको इसमें कहीं पे, कितना है एबिट, 27 लाख। और हमसे पूछा जा रहा है अगर हमारा एबिट 20% बढ़ रहा है तो बताइए हमारा ईबीटी कितना बढ़ेगा। अब वही दोस्तों, यहां पर एक जो नया बंदा होगा वो क्या करेगा, वो 27 लाख में 20% जोड़ लेगा, फिर ये डेट का इंटरेस्ट माइनस करके क्या बोल देगा, ये लो ये आ गया हमारा। लेकिन प्रोफेशनल बंदा क्या करेगा, बोलेगा एबिट और ईबीटी का कनेक्शन कौन बनाता है, एबिट में चेंज देकर हमसे ईबीटी पूछ रहे हो, तो एबिट और ईबीटी का कनेक्शन कौन बनाता है, डीएफएल। डीएफएल कितना था हमारा, 1.18। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, डीएफएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या है डीएफएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला, ये बताइए। परसेंट चेंज इन ईएस या फिर ईपीएस, अपने केस में ईबीटी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। चलो डीएफएल की जगह क्या लिखेंगे, 1.18 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एबिट कितना है, 20% है ना। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहां तो पता करना है, नीचे आएगा 20% है ना, एबिट में आएगा ना बस। तो अब यहां कितना चेंज होगा कैसे पता करेंगे, 20% इंटू 1.18 कितना आ रहा है आंसर, 23.6%। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज ईबीटी विल इंक्रीज, द आंसर इज 23.6%। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ओके। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखकर नहीं करवा रहा हूं, आपको क्या करना है आपको मालूम, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन भी आपकी आंखों के सामने, आपने इसको बस घर पे जाकर क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार लिखकर कर लेना, और लिखकर करते वक्त सॉल्यूशन को रेफर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 ना, मतलब प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था और चैंपियन बुक का क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसी क्रॉस रेफरेंसिंग डली हुई है ना। अगर ये वाला और क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, तो अपना फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि फिर कंबाइंड लेवरेज का भी है। एक काम करते, क्वेश्चन थोड़ा सा भारी पड़ सकता है ना, तो अपन इसको अगले एपिसोड में कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मई 2024 का ना कुछ चक्कर भी डाला हुआ इसी ने, है ना। तो दोस्तों अपन एक काम करते हैं, अभी के एपिसोड को अपन यहीं पर ही विराम देते हैं। इतने क्वेश्चंस जो अपन ने कर लिए 4, ये बहुत अच्छे से कर लेना, जो अपन ने कॉन्सेप्ट कर लिए वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम दनादन दनादन करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी के एपिसोड में बस इतना है।